बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 12th हिस्ट्री हमारी और आपकी जो सेकंड बुक है भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2। इसका हम चैप्टर नंबर 8 डिस्कस करेंगे, किसान जमींदार एवं राज्य। और इस वीडियो में इस पूरे ही चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से हम यहाँ पे समझेंगे। बात करें इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, तो इस चैप्टर में सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा किसान और कृषि उत्पादन। अब ये जो टॉपिक है इसमें हम बेसिकली इस चीज को डिस्कस करेंगे, किसान कितने प्रकार के होते थे, कृषि उत्पादन कैसे किया जाता, फसलें फसलें कितनी प्रकार की होती थी, ठीक है। इन चीजों को सिंचाई की किस तरीके से यहाँ पे व्यवस्था की गई थी। दूसरा टॉपिक है ग्रामीण समुदाय। ग्रामीण समुदाय में जाति, पंचायत, ग्रामीण दस्तकार, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। देन तीसरा टॉपिक है कृषि समाज में महिला, यानी कि कृषि समाज में महिलाओं की स्थिति कैसी थी, पहले अच्छी हुआ करती थी, धीरे धीरे करके निम्न हो गई, और कुछ जो अभिजात वर्ग की महिलाएं थी उनकी स्थिति काफी अच्छी थी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन यहाँ पे फोर्थ टॉपिक है जंगल और कबीले, यानी कि जंगल और कबीले, इन मतलब कि जंगलों में रहने वाले कबीले, इनकी स्थिति क्या थी, राजाओं के द्वारा जंगलों में घुसपैठ कैसे की जाती थी, ये लोग व्यापार कैसे किया करते थे, इसके बारे में। देन फिफ्थ रहेगा जमींदारों की विशेषताएं, जमींदार किस तरीके से ताकतवर हुए, यानी कि हैसियत बढ़ने के तरीके, इसके बारे में। देन मध्यकालीन भारत, इसमें किस तरीके से जो कर वसूलने का एक तरीका था, यानी कि भू राजस्व जो प्रणाली थी वो कैसी रही थी, इसके बारे में। फिर हम डिस्कस करेंगे चांदी का बहाव, यानी कि व्यापार में अन्य साम्राज्यों के संबंध में भारत के संबंध कैसे थे और वहां पे व्यापार कैसे होता था। देन सबसे आखिरी पॉइंट है हमारा आज का अबुल फजल की आइन ए अकबरी, जो कि अकबरनामा की तीसरी जिल्द के रूप में प्रस्तुत की गई है। तो ये टॉपिक्स हैं आज की इस वीडियो के, जिसे हम बहुत अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। मैं कोशिश करूंगा कि कोई भी डाउट ना रहने दें। अगर कोई भी डाउट फिर भी रह जाता है आपके दिमाग में, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, ये आईडी है, और अपना डाउट भेज देना। जैसे ही हमें समय मिलेगा आपके सवाल का आपको जवाब दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस करेंगे किसान और कृषि उत्पादन को। तो बेसिकली सबसे पहले हम थोड़ा सा एक वो ले लेते हैं इंट्रो। इंट्रो में देखो 16वीं एवं 17वीं शताब्दी। अब कई बच्चों को इसमें भी कंफ्यूजन होगी, 16वीं एवं 17वीं, अर्थात देखो जब हम 16वीं की बात कर रहे हैं तो ये होती है 1500 से इतना कहेंगे हम 1599 तक, ठीक है। और जब 17वीं शताब्दी की बात करते हैं तब हम इसे कहते हैं 1600 से लेके 1699, अर्थात 16वीं यानी कि 15 से 16, 17वीं अर्थात 16 से 1700, ठीक है। इस दौरान क्या था कि हिंदुस्तान की लगभग जो आबादी थी उसमें से 85% लोग गांव में रहते थे, और ये जो लोग गांव में रहा करते थे इनका मुख्य कार्य होता था कृषि, और इन्हीं कृषि से संबंधित जो जमींदार थे उनकी भी उत्पत्ति होती। अब ये कृषि कार्य क्या किया करते थे, तो सिंपल सी बात है, कृषि ऐसे ही कार्य करेंगे जिससे कि फसल की पैदावार बढ़े। जैसे कि कृषि लोग जो थे वो जमीन की जुताई किया करते थे, बीज बोया करते थे, फसल पकने पर उनकी कटाई किया करते थे, और कृषि से जो आधारित वस्तुओं को उत्पादन, जैसे कि जो गन्ना होता है उससे हम शक्कर प्राप्त कर सकते हैं, सरसों जो होती है, तिलहन जो होता है उससे हम तेल प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे कार्यों में लगे हुए थे, अर्थात प्राथमिक एवं द्वितीय क्रियाकलाप ये लोग किया करते थे, ठीक है। कुछ ऐसे इलाके भी थे जहाँ पे कृषि सही नहीं होती थी, तो वहां पे कृषि के अन्य कुछ तरीके अपनाए गए और कुछ अन्य कार्य भी किए जाते थे। तो ये छोटा सा इंट्रो है हमारे इस टॉपिक नंबर 1 का, ठीक है। चलिए आगे डिस्कस करें। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला पॉइंट आता है कि किसान जो थे उस समय के मध्यकालीन भारत के, इनके बारे में जानने के हमारे पास क्या क्या स्रोत है, ठीक है। तो देखो ऐसा था कि किसान जो थे मुख्यतः सभी पढ़े लिखे तो नहीं थे, और जो पढ़े लिखे भी थे कुछ दो चार हजारों लाखों की संख्या में, उन्होंने भी मतलब किसानों ने खुद के बारे में नहीं लिखा। तो फिर हमें पता कैसे चलता है किसानों के बारे में, मुख्यतः हमें पता चलता है ऐसे ऐतिहासिक ग्रंथ व दस्तावेज जो कि मुगल दरबार की निगरानी में लिखे गए थे। अब इसी में एक हमारा जो दस्तावेज है वो है आइन ए अकबरी, इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। तो किससे पता चलता है, ऐतिहासिक ग्रंथ व दस्तावेज जो कि मुगल दरबार की निगरानी में लिखे गए थे। इनसे हमें क्या पता चलता है, बेसिकली मुगल दरबार के जितने भी दस्तावेज हमें प्राप्त होते हैं जिनसे किसानों के बारे में पता चलता है, वो नजरिया है बड़े बड़े लोगों का, सत्ता के ऊंचे गलियारे, यानी कि सत्ता के जो बड़े बड़े लोग हैं इनका यहाँ पे नजरिया है। अब यहाँ पे हमें 17वीं एवं 18वीं शताब्दी के जो गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान की जो क्षेत्र हैं इनसे कुछ हमें स्रोत मिले हैं। ये स्रोत यानी कि दस्तावेज हमें बताते हैं कि उस समय
किसानों की आमदनी जो थी वो कितनी हुआ करती थी, कितने समय घंटे कार्य करते थे, कितनी इन्हें आमदनी मिलती थी, कब कब कार्य किया जाता था, इसके बारे में। फिर यहाँ पे एक दस्तावेज है ईस्ट इंडिया कंपनी का। ईस्ट इंडिया कंपनी के एक नहीं बल्कि अनेक ऐसे दस्तावेज हैं जिनसे हमें किसान, जमींदार और राज्य, इनके आपसी संबंध और मुख्यतः इनके लेके आपस में क्या झगड़े हुआ करते थे, इसके बारे में पता चलता है। ठीक है, तो ऐतिहासिक ग्रंथ व दस्तावेज जिससे हमें सत्ता के ऊंचे गलियारे के बारे में पता चलता है, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और ईस्ट इंडिया कंपनी के दस्तावेज। अब हमारा जो एक अहम पॉइंट आता है, आईने अकबरी। आईने अकबरी बेसिकली अकबर के द्वारा लिखा गया, अबुल फजल मतलब कि अकबर के द्वारा जो इतिहासकार थे अबुल फजल, इन्होंने लिखा था और ये अकबरनामा की तीसरी जिल्द है जिसे हम वीडियो के एंडिंग पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, बेसिकली ये जो आईनी अकबरी है इसमें अबुल फजल ने ये बात कही है कि ये खेतों की नियमित जुताई की तसल्ली करने के लिए, राज्यों की नुमाइंदगी एवं करों की उगाही करने के लिए, राज्य व ग्रामीण जमींदारों के बीच में रिश्ते कैसे थे इनको और अच्छा बनाने के लिए राज्य के द्वारा जो इंतजाम किए गए उसका लेखा जोखा इस आईन ए अकबरी में मिलता है। अर्थात किसानों के बारे में अगर हमें जानना है तो आईन ए अकबरी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसका उद्देश्य क्या था आईन ए अकबरी में किसानों के बारे में लिखने का? उद्देश्य ये था कि अकबर का जो साम्राज्य है उसे एक मजबूत साम्राज्य को प्रस्तुत करे ताकि जनता इसके साम्राज्य का पालन आसानी से करे। तो अगर हमें किसानों के बारे में जानना है, सबसे पहले क्या करना होगा? ऐतिहासिक ग्रंथ दस्तावेजों को ढूंढना होगा जो कि मुगल दरबार की निगरानी में लिखे गए हैं। 17वीं एवं 18वीं शताब्दी से गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र के जो दस्तावेज हैं जिनमें जिनमें हमें सरकार की आमदनी और किसानों की आमदनी क्या थी इसके बारे में पता चलता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के दस्तावेज जिससे हमें किसान, जमींदार, राज्य के बीच में संबंध और झगड़े कैसे थे इसके बारे में पता चलता है। और आईनी अकबरी, इन सभी से मध्यकालीन भारत के किसानों की स्थिति कैसी थी इसके बारे में हमें पता चलता है। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करें अगले टॉपिक को। अगला टॉपिक आ जाता है हमारा यहाँ पे कि किसान जो थे इनके कई प्रकार हुआ करते थे। बेसिकली यहाँ पे दो तरह के किसान थे। अब मुख्य जो पहले किसान थे उनके लिए रैयत, मुजरियान, किसान या फिर आसामी, इन शब्दों का उपयोग होता था। अर्थात किसान जो थे उनके लिए अलग अलग लोग अलग अलग नाम पुकारते थे, जैसे कि कुछ लोग इन्हें रैयत, मुजरियान, किसान या फिर आसामी कहते थे। तो मुख्यतः यहाँ पे दो प्रकार देखे गए। कौन कौन से? पहला प्रकार यहाँ पे था खुद काश्त यानी कि पाही काश्त। अब देखो इसको नाम से ही आप इजीली समझ सकते हो। खुद अर्थात ऐसे लोग जिनके पास अपनी स्वयं की जमीन होती थी और गांव में रहा करते थे और स्वयं फसलें उगाया करते थे। पाही अर्थात जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी और ये दूसरे गांव में जाते थे और वहां पे ठेके पर जमीन लेके कार्य किया करते थे। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा है इसको समझना। खुद काश्त अर्थात जिनके पास खुद की जमीन होती थी और खेती करते थे। पाही काश्त जिनके पास अपनी खुद की जमीन नहीं होती थी, दूसरे गांव जाते थे और वहां से जमीन ली ठेके पे और वहां पे खेती किया करते थे। ठीक है, अब ये जो पाही काश्त होते थे, इन पाही काश्तों के पास मुख्यतः ऐसा देखा जाता था शायद ही कभी इनके पास एक जोड़ी बैल हो और शायद ही कभी इनके पास दो हल हुआ करते। अर्थात इनके पास मुख्यतः ना तो बैल ना ही हल, ऐसे जो संसाधन थे वो बिल्कुल भी खेती के लायक इनके पास नहीं हुआ करते। फिर यहाँ पे बेसिकली मध्यकालीन की जो कृषि थी वो एक सिद्धांत पे आधारित थी। कैसा सिद्धांत? व्यक्तिगत मिल्कियत का सिद्धांत। अर्थात ऐसा सिद्धांत जिसके तहत कृषि जो किसान है उसके पास अपनी जमीनों उस पर ही की जाए, तो इसे कहते हैं व्यक्तिगत मिल्कियत का सिद्धांत। अब बेसिकली इसमें क्या था कि जो बड़े बड़े जमींदार और जो राजा हुआ करते थे वो छोटे छोटे किसानों की जमीन को छीन लेते थे जब कर नहीं दे पाते थे और उसको आसानी से बेच देते थे, खरीद लेते थे। ठीक है, तो मतलब किसानों की स्थिति उस समय काफी, हम कह सकते हैं अभी तक जो हमने देखा है उसमें थोड़ी ठीक ठाक थी और थोड़ी दयनीय भी थी। लेकिन अब जो अगला टॉपिक आएगा, अगला टॉपिक ये आएगा कि किस तरीके से राज्य के द्वारा इन्हें मदद दी गई सिंचाई के लिए और सिंचाई के कौन कौन से तरीके अपनाए गए। तो सबसे पहले तो ये देखो, मुख्यतः कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां पे बारिश सही मात्रा में होती थी फसलों के लिए, तो वहां पे ये लोग क्या करते थे, जो रोजमर्रा के खाने की फसलें हैं जैसे कि चावल, गेहूं या ज्वार, ये सभी आसानी से उगाए जाते थे और इनका अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता। वहीं कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां पर बारिश कम होती थी, तो उन क्षेत्रों में ज्वार, बाजरा और कहीं कहीं पर तो
कुछ मात्रा में गेहूं भी उगा लिया जाता है। चलो ये तो हो गया बारिश के आधार पे सिंचाई, ठीक है, बारिश के आधार पे फसलें। लेकिन कृत्रिम तरीके से कुछ उपाय यहाँ पे सिंचाई के किए गए। फॉर एग्जाम्पल, राज्य के द्वारा मदद देना, जैसे कि अगर हम बात करें उत्तर भारत की, तो राज्य के द्वारा किसानों के लिए कई सिंचाई के कृत्रिम तरीके अपनाए गए, जैसे कि उन्होंने एक तो सबसे पहले नई जो नहरें थी इनको खुदवाया, दूसरा कई हौजों का निर्माण करवाया, तीसरा इन्होंने जो पुरानी नहरें थी इनका मरम्मत करवाया और जो बड़ी-बड़ी नदियां थी उनसे जलधाराएं निकाल के इन नहरों में भी पानी लेके आए ताकि आसानी से सिंचाई की जा सके और फसल उत्पादन हो। अब देखो, किसान राज्य जो था वो ऐसा मदद क्यों करेगा? क्योंकि इन्हें अधिकतर जो राजस्व था वो कृषि से ही प्राप्त होता था, इसीलिए ये भी मदद कर रहे थे। ठीक है, अब एक व्यक्ति थे यानी कि एक शासक थे शाहजहां, इन्होंने अपने काल में पंजाब में एक शाह नहर बनवाई थी जो कि राज्य के द्वारा सिंचाई में मदद देने का एक उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत करता है। ठीक है, फिर यहाँ पे हलों का उपयोग किया जाने लगा, यानी कि पहले क्या होता था कि मतलब सिंपल सी बात है, खेत जोतने के लिए एक छोर पर लोहे की नुकीली धार या फौल लगे हल का उपयोग होता था जो मिट्टी को बहुत गहरा नहीं खोदते थे। अर्थात बेसिकली ऐसा होता था कि खेत जोतने के लिए एक छोर पर लोहे की नुकीली धार या फौल लगे वाले हल का उपयोग होता था, लेकिन उस समय भी ये मिट्टी को ज्यादा अधिक नहीं खोद पाते। ठीक है, साथ ही साथ बीज बोना, बरमे का इस्तेमाल, लेकिन बेसिकली देखो बीज बोने के लिए बरमे यानी कि जैसे कि आज हम आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही उस समय कुछ इसी टाइप का बर्मा हुआ करता था जिससे कि बीज जो था वो आसानी से बोया जा सकता था। लेकिन अत्यधिक जो लोग थे उनका मानना ये था कि अगर हम हाथों से बीजों को बोते हैं तो धरती माता जो है वो हमारे इस बीज को स्वीकार करती है और अधिक से अधिक पैदावार उत्पन्न करने में सहायक होती है। तो इसीलिए हाथों से छिड़क कर बीज बोने का रिवाज काफी ज्यादा प्रचलित हुआ करता है। ठीक है, अब एक आखिरी पॉइंट और आ जाता है, वो है जब फसल उग जाती थी तो मिट्टी की गुड़ाई और फसल की निराई के लिए एवं फसल की कटाई के लिए लकड़ी के मूठ अर्थात इस तरीके से पकड़ने वाले जो हथियार होते हैं यानी कि जिसे आप हाशिया वगैरह कहते हो, तो ऐसे जो लकड़ी के मूठ वाले लोहे के पतले धार लगे वाले औजार होते थे उनका उपयोग किया जाता था फसल की कटाई। तो सिंचाई और तकनीक, तो सबसे पहले जहाँ पे बारिश सही होती थी वहां पे रोजमर्रा के खाने की फसलें उगाई जाती थी, जहाँ पे बारिश कम होती थी वहां पे अन्य कुछ फसलों को उगाया जाता था। सिंचाई के कुछ कृत्रिम तरीके अपनाए गए थे, जैसे कि राज्य के द्वारा नहर का निर्माण करवाना, मदद देना, जलधारा को नहरों में छुड़वाना, हल का उपयोग किया जाने लगा था, बीज बोने के लिए बरमे की जगह हाथों का अधिक इस्तेमाल होता था और साथ ही साथ मिट्टी की गुड़ाई निराई के लिए जो लोहे के लकड़ी के मुठ वाले जो एक तरीके से हथियार होते थे उनका उपयोग किया जाता था। तो राज्य के द्वारा एवं अन्य तरीके से सिंचाई और जो तकनीक थी वो कैसे कैसे बढ़ती चली गई, आई होप आपको ये समझ में आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पे अगला पॉइंट ये आ जाता है कि किसान जो थे, चलो इनके पास अपनी जमीन भी हो गई या जमीन नहीं भी मान लेते, नहीं भी है और है भी, इनके पास सिंचाई की भी तकनीक है, तो अब यहाँ पे ये लोग फसल कैसी कैसी उगाया करते थे, कितनी टाइप की यहाँ पे फसल उगा करते थे। तो देखो फसलों की भरमार, अगला टॉपिक। बेसिकली फसलें जो थी वो दो मौसम के मुख्य चक्रों में उगाई जाती थी, कौन कौन सी? एक था खरीफ यानी कि पतझड़ ठंडी का, दूसरा वसंत यानी कि रबी। बेसिकली इस दौरान जो खेती की जाती थी वो दो तरीके की होती थी, कौन कौन सी? खरीफ और दूसरी कौन सी है हमारी? हाँ, रबी। आगे देखते हैं, ऐसे क्षेत्र जैसा कि अभी हमने देखा था जहां बारिश या सिंचाई के अन्य साधन आसानी से मौजूद हुआ करते थे, तो वहां पे ये देखा गया कि इन दो चक्रों की जगह है, अर्थात फसल मुख्यतः दो बार की जाती थी, एक तो खरीफ यानी कि पतझड़, दूसरी रबी यानी कि वसंत। लेकिन ऐसे क्षेत्र जहाँ पे बारिश एवं सिंचाई के साधन आसानी से उपलब्ध थे वहां पे जो फसल थी वो 3 बार भी उगाई जा सकती है। ठीक है, आइन जो है, आइन अकबरी, ये हमें दोनों मौसम में मिलाकर अर्थात रबी और खरीफ इन दोनों मौसम में मिलाकर मुगल प्रांत आगरा से 39 किस्म की फसलें, दिल्ली प्रांत में 43 किस्म की फसलें और बंगाल में केवल और केवल चावल की 50 किस्में पैदा होती थी, इसकी बात बता। अर्थात आइन ए अकबरी जो है ये हमें क्या बताती है कि ये जो खरीफ और दूसरी रबी फसल हुआ करती थी, मौसम हुआ करता था, इसी दौरान आगरा में
39 प्रकार की जो किस्में हैं वो फसलें उगाई जाती थी। दिल्ली में तकरीबन 43 प्रकार की किस्में, वहीं बंगाल में बहुत सारे प्रकार की किस्में थी जिसमें से केवल एक चावल की ही मुख्य 50 किस्में हुआ करती थी। अर्थात जब हम देखते हैं कि ये खरीफ और रबी इन दोनों ही फसल चक्र में, दोनों ही मौसम में जब इतने प्रकार की फसलें उगाई जा सकती हैं, तो ये जो 3 फसली चक्रकरण है इसमें तो न जाने कितनी फसलें उगाई जाती हैं। बेसिकली दैनिक आहार की खेती पर अधिक ध्यान दिया जाता है। दैनिक आहार अर्थात जो चावल, गेहूं, मक्का, ज्वार इस तरीके की है। साथ ही साथ यहाँ पे दैनिक आहार के साथ में कुछ अन्य फसलें उगाई जाती थी व्यापार के दृष्टि से, जैसे कि जिन्स ए कामिल। ये कैसी फसलें थी? तो बेसिकली ये व्यापार के लिए काफी सर्वोत्तम फसलें हुआ करती थी, जैसे कि कपास हो गया और गन्ने हो गए। कपास से हम क्या कर सकते हैं? बहुत सारा इसका उत्पादन बनाया जा सकता है। गन्ने से शक्कर, बताशे, बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती हैं। तो ऐसी चीजें जो कि व्यापार की दृष्टि से, ऐसी फसलें व्यापार की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण थी, व्यापारिक फसलें जैसे कि जिनसे कामिल, इनका भी उपयोग किया जाता था, इनका भी उत्पादन किया। अब ऐसी जो फसलें थी जो व्यापार के नजरिए से काफी अहम रहती थी, तो शासकों के द्वारा इनको उगाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता था। इसीलिए इन्होंने जो सिंचाई वगैरह थी इसके इस्तेमाल में, इनके उपयोग में इनकी भी मदद की थी। ठीक है, क्योंकि इन्हें राजस्व प्राप्त होता था। यहाँ पे कुछ नकदी फसलें जैसे कि तिलहन, सरसों और दलहन, ऐसी फसलें जो नकदी फसलें हुआ करती थी उनको भी उगाया जाता। ठीक है, अरे अरे कहाँ जा रहा है भाई। हाँ, अब देखो इतना तो हमने देख लिया कि फसल जो थी वो मुख्यतः दो बार पहले उगाई जाती थी, खरीफ और रबी रबी ऋतु में। और मुख्यतः इसी काल में तकरीबन इसी 2 पॉइंट के बीच में 39 किस्म की आगरा में, 43 किस्म की दिल्ली में, बंगाल में चावल की 50 किस्में उगाई जाती थी। तो ऐसा क्षेत्र जहाँ पे बारिश और सिंचाई के साधन आसानी से उपलब्ध हों, वहाँ पे लगभग 3 प्रकार की फसलें उगाई जाती थी, और मतलब कि 50 प्रकार की यहाँ पे फसलें देखी जा सकती हैं। दैनिक आहार के साथ में व्यापारिक फसलें जिन्हें हम जिनसे कामिल कहते हैं, इनको भी उगाया जाता था और शासक के द्वारा इन्हें भी प्रोत्साहन दिया जाता था क्योंकि इनसे राजस्व प्राप्त होता था। कुछ नकदी फसलें तिलहन, सरसों और दलहन, इनको भी उगाया जाता है। अब यहाँ पे आता है 17वीं सदी में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में नई नई फसलें जो थी वो भारतीय उपमहाद्वीप में पहुंचती। अर्थात पहले क्या था, भारतीय उपमहाद्वीप में कुछ ज्यादा नई फसलें नहीं हुआ करती थी, तो दुनिया के अलग अलग हिस्सों से कुछ फसलें भारत में आई, और जब ये भारत में आई तब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही अधिक मात्रा में भारत जो कृषि उत्पादन था वो बहुत तेजी से बढ़ा। फॉर एग्जाम्पल मक्का, मक्का भारत में कहां से आया था? अफ्रीका और स्पेन के रास्ते पहुंचा था। टमाटर, आलू, मिर्ची, ऐसी सब्जियां अन्य देशों से, जैसे हम नई दुनिया कहते हैं, वहां से आई थी। इसी तरह अनानास और पपीता, ऐसे फल जो थे वो विभिन्न विदेशों से आए थे, जिसे आज वर्तमान भारत में व्यापार की दृष्टि से बहुत ही अहम माना जाता है। तो बेसिकली देखो, मुगल भारत में फसलों की भरमार तो बहुत थी जो कि भारत में पहले खुद ही उगाई जाती थी, लेकिन इनमें कुछ विदेशों से भी आई, जैसे कि मक्का, टमाटर, आलू, मिर्ची, अनानास, पपीता, कुछ फल और कुछ सब्जियां जो कि विभिन्न देशों से भारत में आई थी। तो इस तरीके से भारत में फसलों की भरमार बहुत ज्यादा बढ़ती चली। ठीक है, तो फसलों की भरमार कैसे थी, आई होप आपको ये पॉइंट इजीली तरीके से क्लियर हो चुका हो। ठीक है, तो अभी तक हमारा जो पहला पॉइंट था जिसे अभी तक हमने डिस्कस किया है, देख लेते एक बार कौन सा है। हाँ, सबसे पहला पॉइंट था हमारा यहाँ पे बेसिकली किसान और कृषि उत्पादन। तो पहले तो हमने देखा इसका एक ओवरव्यू, फिर हमने देखा कि पहले पॉइंट में किसानों के बारे में क्या क्या स्रोत है। तो मुगल दरबार की निगरानी में लिखे गए दस्तावेज, जिसमें एक आईन भी आ जाता है। 7वीं 18वीं में से प्राप्त गुजरात और राजस्थान के क्षेत्रों से मिले दस्तावेज, जिसमें सरकार की आमदनी और कृषियों की, जो कृषक है उनकी आमदनी के बारे में पता चलता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के दस्तावेजों से हमें राजा, किसान, जमींदारों के बीच में जो अ, झगड़े वगैरह होते हैं, संबंध थे, इसके बारे में पता चलता है। और एक महत्वपूर्ण ग्रंथ आईने। ठीक है, उसके बाद किसान जो थे वो मुख्यतः दो प्रकार के होते थे। एक होते थे खुद काश्त, यानी कि जिनके पास खुद की जमीन होती थी। पाही काश्त, जो दूसरे गांव में जाकर ठेके पे लेकर कृषि किया करते थे। और अन्य पॉइंट, फिर हमने देखा कि सिंचाई की जो तकनीक थी वो कैसी थी। राजाओं के द्वारा यहाँ पे किस तरीके से मदद दी गई, हलों का उपयोग किया जाने लगा।
बीज बोए गए, बरमे की जगह हाथों से बीज बोया जाना शुरू किया। ठीक है, और लकड़ी के मूठ से बने हुए जो औजार थे वो फसल की कटाई, गुड़ाई, निराई में उपयोग किए गए। फिर आखिर में हमने देखा कि फसलों की भरमार जो है वो किस तरीके से होती थी, और आइन हमें इसके बारे में क्या बातें बताते हैं, और 17वीं शताब्दी में किस तरीके से भारत में अन्य फसलें जो थी वो आती है। ठीक है, तो किसान कृषि उत्पादन, ये हमारा पहला पॉइंट यहाँ पे हो जाता है क्लियर। एंड आई होप कि इस 20 मिनट में आपका ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। आशा करता हूँ आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। कोई भी कोई क्वेश्चन डाउट हो तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, ये आईडी है, जैसे हमें टाइम मिलेगा आपको आपके सवाल का जवाब दे दिया जाए। ठीक है, अगले टॉपिक को डिस्कस करें। अगला टॉपिक है हमारा यहाँ पे ग्रामीण समुदाय के बारे में, अर्थात अब हम समझेंगे गांव के बारे में। तो गांव के बारे में सबसे पहला पॉइंट है हमारा जाति और ग्रामीण माहौल, यानी कि गांव में जातियां कैसे होती थी और जातियों के संबंध में ग्रामीण माहौल कैसे हुआ। तो बेसिकली जैसा कि हमने देखा कि अधिकतर किसान, लगभग 85% जो हमारी जनसंख्या है वो गांव में रहती है, जो कृषि उत्पादन करती है। तो इसमें ऐसे लोग जो खेतों की या तो जुताई करते हो या तो जो नीच समझे जाते हैं, उन्हें ऐसे कार्य दिए जाते हैं। अर्थात ऐसे लोग जो मुख्यतः खेतों की जुताई करते हो या फिर खेतों में मजदूरी करते हो, उन्हें ये जो बड़े बड़े लोग होते थे वो क्या करते थे, नीच समझते थे। और ये नीच समझने की जो प्रवृत्ति थी वो इसलिए नहीं थी कि जमीन की कमी थी। देखो, जमीन की कमी बिल्कुल भी नहीं थी, जमीन बहुत थी। लेकिन कुछ होता है ना कि समाज में रूढ़िवादिता फैली हो, तो कुछ बड़े से लोग, अभिजात लोग क्या करते थे, ये मानते थे जो लोग खेती की जुताई करते हैं, जो लोग खेतों में मजदूर हैं, इसलिए नीच समझे जाएंगे। तो खेती के अलावा अन्य जो नीच के काम होते थे वो इन लोगों को दिए जाते थे। अब ऐसे लोग जो कि नीच समझे जाते थे, इनके पास अपने बिल्कुल भी संसाधन नहीं होते थे, और ये लोग जाति व्यवस्था से संबंधित जो पाबंदियां होती थी, चाहे वो बड़े अभिजात लोगों की हो, चाहे वो ब्राह्मण या समुदाय से संबंधित हो, ऐसे जितने भी जाति व्यवस्थाएं होती हैं उन सभी से ये बंधे हुए थे। कौन से? गांव के जो नीच जाति के लोग हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, मुसलमान समुदाय में हलाल कुरान, ये जो लोग होते हैं ये नीच कामों से जुड़े हुए होते हैं, और मुख्यतः इन्हें मुख्य गांव की हदों से, मुख्य गांव से बाहर रखा जाता है। जैसे हमने चैप्टर नंबर जहां तक याद है मुझे 3rd में देखा था, चंडालों के कार्य के बारे में। ठीक, ये मुस्लिम समुदाय के बारे में ऐसा ही है। जो हलाल खुरान है ये नीच कार्य किया करते थे, ऐसा माना जाता है। ठीक है, और ये गांव से थोड़ा दूर रहा करते। अब इसी में बिहार के जो मल्लाह शादाव हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है नाविकों के पुत्र, तो इन नाविकों के पुत्र को, पुत्रों की जो तुलना वो किससे की जाती है, दासों से की जाती है। साथ ही साथ हमें 17वीं शताब्दी में मारवाड़ से जो राजपूतों की किताब मिली है, इससे ये पता चलता है कि जाट जो कि एक उच्च जाति के लोग होते थे, ये किसान होते थे, लेकिन इनकी जो हैसियत थी वो राजपूतों के मुकाबले काफी नीचे थी। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जितने भी गांव में लोग रहा करते थे, अधिकतर बड़े लोग या फिर ब्राह्मणीय प्रजाति के लोग, ये खेतों में जुताई करने वाले और खेतों में मजदूरी करने वाले लोगों को नीच समझते थे, और खेती से अन्य जो कार्य होते नीच वाले वो भी इन्हीं को दिए जाते थे। इन नीच लोगों के पास में, नीचे जाति के लोगों के पास कोई भी संसाधन नहीं होते थे। जाति व्यवस्था जो समाज में फैली हुई थी उनकी पाबंदियों से ये बंधे हुआ करते थे। जैसे कि मुसलमान समुदाय में हलाल खोरन, ये नीच कार्य करने वाले होते थे जिन्हें गांव से बाहर रहना होता था। साथ ही साथ मल्लाह शादाव, जिसका शाब्दिक अर्थ होता था नाविकों का पुत्र, तो अभिजात वर्ग शासक लोग इन्हें दास के साथ में इनकी तुलना करते हैं और इन्हें नीच समझते हैं। साथ ही साथ राजपूतों की किताब मारवाड़ के जिले से मिली है, मारवाड़ से मिली है 17वीं शताब्दी में। इसमें यह कहा गया था कि जाट जो कि अन्य क्षेत्रों में काफी उच्च जाति के होते थे, वहीं मारवाड़ में ये निम्न जाति के माने जाते थे और इनकी भी तुलना नीच जाति से की गई है। तो गांव में जो ग्रामीण माहौल था वो इस तरीके का फैला हुआ था। साथ ही साथ अधिकतर लोग जो थे वो अधिक कर की मांग किया करते थे, अर्थात राजस्व जो था राजा के द्वारा अधिक मांगा जाता था। तो ऐसे में कई लोग गांव से बचकर कहाँ चले जाते थे, जंगलों में चले जाते थे या फिर दूसरे शहर चले जाते ताकि वो कर से बच सके। तो गांव के संबंध में ग्रामीण एवं जाति का माहौल इस तरीके का फैला हुआ था। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया। अब दूसरा पॉइंट आ जाता है कि गांव जो थे, चलो ये तो हमने देख लिया कि मुख्यतः जो छोटे छोटे शहर हुआ करते थे, गांव होते थे, उसमें नीच जाति के लोग समझे जाते थे। अब बारी आती है चलो मुख्य जाति के लोग, तो इन लोगों में
जाति एवं जो पंचायत थी वो कैसी होती थी, अर्थात पंचायत और मुखिया। तो बेसिकली देखो, गांव की जो पंचायत थी इसमें अधिकतर ऐसा देखा जाता है बुजुर्गों का एक जमावड़ा होता था, अर्थात बड़े बड़े जो लोग होते थे वो बुजुर्ग होते थे। जैसा कि हमने मूवीज में भी देखा है कि कुछ बड़े लोग आते हैं मिलके और फैसले लेते हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई भी वृद्ध आ गया वो फैसला लेगा, नहीं। ऐसे लोग जिनके पास अपनी संपत्ति बहुत अधिक हो और इनके पास पुश्तैनी अधिकार हो, ऐसे लोगों को पंचायत में शामिल किया जाता है। अब ये पंचायत जो थी, ये बुजुर्गों बुजुर्गों का ये जो एक तंत्र था, ये एक ऐसा तंत्र था जो कि गांव के अलग अलग संप्रदाय और जातियों की नुमाइंदगी करता था, अर्थात विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न जातियों के लोग इस बुजुर्गों के जमावड़े में शामिल होते थे, अर्थात पंचायत में शामिल। बेसिकली जो पंचायत होती थी इसका फैसला पूरे गांव को मानना पड़ता था। जैसा कि हमने कई मूवीज में भी देखा है कि अगर कोई भी इसका फैसला पंचायत का नहीं मानता था तो उसे भी जो जिस व्यक्ति को सजा दी गई है उसी व्यक्ति के जैसा कर देते थे। कहते थे जाओ अब तुम भी नहीं रहोगे क्योंकि तुमने भी फैसला हमारा नहीं माना है, इसलिए अब तुम भी जाओ गांव से बाहर। तो ऐसा होता है कि पंचायत का फैसला सभी गांव वालों को मानना। बेसिकली चलो माना पंचायतों में एक बुजुर्गों का जमावड़ा होता है, तो पंचायतों में कोई मुखिया तो होगा। तो पंचायतों का एक सरदार होता था जिसे मुखिया कहते थे, जिसे हम मुकद्दम या फिर मंडल भी कह सकते हैं। ठीक है। संभवतः ये जो मुखिया होता था इसका चुनाव कौन करेगा, जो ये बुजुर्गों के लोग होते थे, मतलब कि बुजुर्गों का जो जमावड़ा होता था यही लोग किया करते थे आम सहमति से। और मुखिया जो था वो अपने पद पर तब तक आसीन रह सकता था जैसे कि बुजुर्गों का उस पर भरोसा होता था। अर्थात जैसे लोकतंत्र में क्या होता है कि जब तक प्रधानमंत्री के पास संसद की बहुमत है तभी तक वो शासन में रह सकता है, जैसे ही बहुमत खोएगा वैसे ही उसकी सरकार गिर जाएगी। वैसे ही मुखिया का भी था कि मुखिया का चुनाव बुजुर्गों की आम सहमति से होता था। जब तक विश्वास रहेगा मुखिया पर बुजुर्गों का तब तक वो मुखिया बना रहेगा, जैसे ही विश्वास खो देगा वो हट जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज देखी गई, चलो पंचायत जो थी बुजुर्गों का जमावड़ा होता था, इसमें ये अन्य संप्रदाय जातियों की नुमाइंदगी किया करते थे। इनका फैसला सभी गांव वालों को मानना पड़ता था। पंचायत का एक मुखिया होता था जिसे मुकद्दम या मंडल कहते थे। मुखिया का चुनाव आम सहमति से किया जाता था और ये अपने ओहदे पर अपने पद पर तब तक बना रह सकता था जब तक बुजुर्गों का इस पर विश्वास था। अब यहाँ पे ये बात आती है कि आखिर इनका खर्चा कैसे चलता। तो बेसिकली पंचायत का जो खर्चा था वो गांव की आमदनी व खर्चे का हिसाब किताब अपनी निगरानी में रखता था और ये बनवाता था किसके, पटवारी की मदद से। अर्थात देखो, गांव की आमदनी, ठीक है, गांव की आमदनी कितनी हुई है, गांव के संबंध में खर्चा क्या हुआ, इन सभी का हिसाब किताब रखना मुखिया का एक अहम कार्य होता था। और ये करता कौन था, तो पटवारी की मदद से दोनों ही मिलकर ये किया करते। तो खर्चा इस तरीके से इसका हिसाब किताब रखा जाता था मुखिया, ये इसका एक अहम कार्य होता था। लेकिन अब यहाँ पे ये बात आती है कि आखिर इनका खर्चा भी तो चलता होगा, क्योंकि कुछ भी कार्य करना है तो उसके लिए खर्चा तो चाहिए। तो इनका खर्चा कैसे चलता था, तो खर्चा इस तरीके से चलता था। गांव का खर्चा उस आम खजाने से चलता था जिसमें हर व्यक्ति अपना योगदान देता था। अर्थात एक ऐसा खजाना बनाया हुआ था, यानी कि एक ऐसा इन्होंने हम कह सकते हैं दान पेटी टाइप में, एग्जाम्पल के लिए, मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि इनके पास अपना एक ऐसा खजाना था जिसमें हर एक व्यक्ति अपना योगदान देता था, कुछ पैसे दे जाता था, कोई फसल दे जाता था। तो ऐसे में पंचायत उन सभी के माध्यम से अपना शासन चलाया करती थी। अब ये जो खजाना हुआ करता था, इनके पास जो बेसिकली अनुदान आया था, जो राशि आती थी, जो पैसा आता था, उनका ये करते क्या। तो सबसे पहला, कर अधिकारियों की खातिरदारी, अर्थात वे लोग जो राजाओं की तरफ से कर वसूलने गांव में आया करते थे उनकी खातिरदारी में लगाया करते थे। दूसरा, जब भी गांव में कोई भी बाढ़ या फिर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए तो ऐसे में लोगों को राहत कैसे पहुंचाई जाए उसमें इसको उपयोग किया जाता था। साथ ही साथ ऐसे कार्य जो कि मुख्यतः कोई किसान, एक दो किसान या कुछ छोटे छोटे किसान मिलकर नहीं कर पाते थे, ऐसे कार्य इस खजाने से, इस राशि से किए जाते, जैसे कि छोटे मोटे बांध बनाना या फिर सिंचाई के लिए नहरों को खोदना। तो खर्चा किससे चलता था, ऐसा खजाना जिसमें हर एक व्यक्ति अपना योगदान देता हो और इस खजाने का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए भी किया जाता। अब यहाँ पे पंचायत का एक कार्य ये था, पंचायत का एक सबसे बड़ा कार्य जो था वो ये था कि ये देखे कि विभिन्न जातियां जो है उनमें आपस में एक समन्वय बना रहे, आपस में कोई झगड़े वगैरह ना हो। साथ ही साथ ये ये सुनिश्चित करते थे कि हर एक जाति के लोग
अपनी हद में रहें, यानी कि अपनी उनकी एक सीमा होती है हर एक जाति की, उस जाति की सीमा के अंतर्गत रहें। इसीलिए मुख्यतः ये देखा गया था उस समय जो भी शादियां हुआ करती थी वो मंडल की मौजूदगी में, यानी कि मुखिया की मौजूदगी में, पंचायत की मौजूदगी में शादियां हुआ करती। अब पंचायत के पास में कुछ अधिकार थे, जैसे कि जुर्माना लगाने और समुदाय से निष्कासित करने का अधिकार। जैसा कि अभी हमने देखा था कि पंचायत का एक मुख्य कार्य क्या था कि इसके फैसले सभी लोगों को मानने पड़ते थे और जो भी फैसले की मनाही करता था उसे गांव से बाहर निकाल दिया जाता था। तो ये लोग जुर्माना लगा सकते थे और समुदाय से निष्कासित करते थे, अर्थात समुदाय से बाहर निकालना, अर्थात दंडित व्यक्ति को कुछ समय के लिए गांव से बाहर निकाल दिया जाता था। इस दौरान वह अपनी जाति, अपने पेशे, अपने कार्य, अपने व्यवसाय इन सभी को नहीं कर सकता। तो ग्रामीण समुदाय में जो पंचायतें और मुखिया हुआ करते थे, ये है उसकी विशेषता। पंचायत की क्या विशेषता है, पंचायत का खर्चा कैसे चलता था, इनका बड़ा काम क्या था और इनके अधिकार क्या। अब चलो ये तो हो गई गांव की पंचायत, लेकिन इसमें जाति की अपनी एक पंचायत हुआ करते थे, जाति पंचायत जिसे हम कहते हैं। तो देखो, ग्रामीण पंचायत के अलावा हर एक जाति की, चाहे एक गांव में 10 जाति हो, 20 जाति हो, 30 जाति हो या 40 जाति हो, हर एक जाति की अपनी एक अलग अलग पंचायत हुआ करती है। बेसिकली जाति के स्तर पर, यानी कि छोटे स्तर पर ये पंचायतें काफी ताकतवर हुआ करती थी। जैसे राजस्थान में जाति पंचायतें अलग अलग जातियों के लोगों के बीच में जो दीवानी अर्थात जमीन से संबंधित जो भी फैसले हुआ करते थे, जायदाद से संबंधित फैसले, उनको निपटारा किया करती थी। वे जमीन से जुड़ी दावेदारियां इन सभी झगड़ों को सुलझाया करती थी। ये तय करती थी कि जो शादियां हैं वो जातिगत मानदंड, यानी कि जाति के जो मानदंड हैं उनके आधार पर की जाए। साथ ही साथ गांव के आयोजन में किसको ऊपरी तरजीह दी जाएगी ये भी सुनिश्चित करती। अर्थात जिस तरह से एक पूरे गांव में ग्रामीण पंचायत होती थी, हर एक जाति की अपनी एक छोटी सी जाति पंचायत हुआ करती थी जो कि स्थानीय तौर पे काफी ताकतवर होती थी। ये दीवानी से संबंधित झगड़े, दावेदारियां सुलझाना, जातीय शादियां जो है वो जाति के मानदंडों के आधार पर हों और किसको अहम जो भूमिका है निभाने का मौका दिया जाएगा वो भी यही देना। तो ग्रामीण समुदाय में पंचायतें एवं मुखिया ये किस तरीके के होते थे, आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियरिफाई हो गया होगा। और आशा करता हूँ कि अभी तक के जितने पॉइंट मैंने आपको समझाए हैं, यानी कि आधा घंटा हो चुका है ऑलरेडी हमारा, तो सभी आपको समझ में आ गया होगा इजीली तरीके से। अगला टॉपिक है हमारा ग्रामीण समुदाय में ग्रामीण दस्तकार। अभी दस्तकार क्या थे, तो बेसिकली देखो, दस्तकारों के कार्यों की अगर हम बात करें तो इसमें बेसिकली, एक सेकेंड, रंगरेजी, कपड़े पर छपाई, मिट्टी के बर्तनों को पकाना, खेती के औजार बनाना, ये सभी आते हैं। बेसिकली पहले थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रो लेते हैं। देखो, गांव में दस्तकार जो थे वो अधिकतर काफी अच्छी आबादी में रहते थे। कहीं कहीं तो मुख्यतः जो घर हमने देखे, अगर 100 घर हैं तो उसमें से 25 घर जो थे वो ग्रामीण दस्तकारों के हुआ करते। कभी कभी ये किसान और दस्तकार, इनके बीच में फर्क करना मुश्किल हो जाता। अर्थात देखो, दस्तकार जो थे वो हमेशा ऐसे कार्य करते थे जो खेती से अलग हुआ करते थे। तो कई बार ऐसा देखा गया कि किसान और दस्तकार, इनके बीच में कभी कभी फर्क करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कुछ ऐसे समूह हुआ करते थे जो कि दोनों के काम किया करते। अब ये जो ग्रामीण समुदाय में दस्तकार होते थे, इनके कार्य क्या होते थे, रंगरेजी अर्थात रंगों को कपड़े पर सजाना, यानी कि कपड़े की रंगाई करना, कपड़े पर छपाई करना, मिट्टी के बर्तनों को पकाना, खेती के औजारों को बनाना, उनकी मरम्मत करना। साथ ही साथ ऐसे लोगों के पास जब कोई काम नहीं होता था, ऐसे लोग जो खेती करते थे उनके पास कोई काम नहीं होता था, जैसे कि बीज की बुआई हो गई और फसल की कटाई, इसके बीच में कभी 1-2 दिन सिंचाई करनी है तो उसका टाइम होता था, मतलब कृषि में लगता था। तो बीज की बुआई के बाद और फसल की कटाई से पहले ये जो 2 या ढाई महीने का जो टाइम होता था, इस समय ये जो किसान हुआ करते थे वो इन कार्यों को करते थे जो कि मुख्यतः दस्तकार किया करते थे। ठीक है। अन्य जैसे कि कुम्हार हो गए, लोहार, बढ़ई, नाई, यहाँ तक कि सुनार, ये सभी ग्रामीण दस्तकार भी अपनी सेवाएं गांव के लोगों तक पहुंचाया करते थे। अर्थात देखो, गांवों में दस्तकार लगभग 100 में से 25 गांव में लगभग रहा करते थे। कभी कभी इनके बीच में फर्क करना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि कई ऐसे लोग जब इन्हें फसलों के खेती से फुर्सत मिलती थी तो ये ग्रामीण दस्तकारिता के काम करते थे, जैसे कि कपड़े की रंगाई, मिट्टी के बर्तनों की पकाना, खेती के औजारों को बनाना, मरम्मत करना। अब इसी में जो मुख्य
दस्तकार होते हैं उनके कार्य थे कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई, सुनार। ठीक है, तो ये है ग्रामीण दस्तकारिता की विशेषताएं। अब इसमें कुछ पॉइंट और आते हैं, कौन कौन से? तो देखो, जब ये सेवाएं इन्होंने पहुंचा दी, ग्रामीण जो दस्तकार हैं इन्होंने अपनी सेवाएं जो है वो पहुंचाई, तो इन्हें सेवाओं के बदले में कुछ मिलता तो होगा। तो ये अदायगी, यानी कि इन्हें किस तरीके से वापस चीज मिलती थी, क्या वो फसल होती थी, मुद्रा होती थी? तो बेसिकली आमतौर पर उन्हें एक फसल का हिस्सा दे दिया जाता था। अर्थात अगर ये ग्रामीण दस्तकार अपनी सेवाओं को किसानों को दे रहे हैं, तो किसान क्या करते थे, इनके पास जो फसल होती थी उसका एक छोटा हिस्सा देते थे कई बार। और कई बार ऐसा भी देखा गया है, ऐसी जमीन जो कृषि के लायक तो है लेकिन वो बेकार पड़ी है, लोग उस पर कृषि नहीं कर रहे, तो किसान क्या करते थे, उस खेती को इन ग्रामीण दस्तकारों को दे दिया करते थे। साथ ही साथ दस्तकार और प्रत्येक खेतिहार परिवार परस्पर बातचीत करके अदायगी की किसी एक व्यवस्था पर राजी होते थे। ऐसे में आमतौर पर वस्तुओं का विनिमय किया जाता था। अर्थात जो ग्रामीण दस्तकार हुआ करते थे, ये जब अपनी सेवाएं किसानों को देते थे, तो पहले तो ये देखा गया कि या तो एक फसल का हिस्सा दे देते थे, अपने किसान जो है वो एक फसल का हिस्सा दे देते, या फिर जो जमीन खेती के लायक हो और बेकार पड़ी हो, खेती ना की जा रही हो, वो जमीन इन दस्तकारों को दे देते थे। ये हो गया। लेकिन कई जगह ऐसा देखा गया कि आपस में बातचीत कर लेते थे और किस तरीके से आपस में विनिमय करना है वो देख लेते थे। ग्रामीण दस्तकार अपनी सेवाएं देंगे तो किसान कहते थे कि हम भी आपस को आपको अपनी फसलें देंगे या फिर कुछ अन्य वस्तुओं का विनिमय कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक व्यवस्था आती है, जजमानी व्यवस्था। अब ये जजमानी व्यवस्था क्या थी भाई? तो बंगाल में जमींदार उनकी सेवाओं के बदले लोहारों, बढ़ई, सुनकरों, इनसे रोज का भत्ता और खाने के लिए नकदी दिया करते थे। अर्थात जमींदारी व्यवस्था कैसी थी? तो बंगाल में जमींदार उनकी सेवाओं के बदले, किनकी सेवाओं के बदले? जो ग्रामीण दस्तकार हैं इनकी सेवाओं के बदले लोहारों को, बढ़ई और सुनारों को डेली बेसिस पे रोजाना भत्ता और खाने के लिए नकदी दिया करते थे, खाने के लिए कुछ नकदी पैसा दिया। तो ये था ग्रामीण दस्तकार के बारे में पूरी कहानी। तो ग्रामीण दस्तकार कैसे हुए, इनके कार्य क्या थे, अन्य दस्तकार कैसे थे, इन्हें किस तरीके से अदायगी की जाती थी, और एक जो जजमानी व्यवस्था है इसकी क्या यहाँ पे विशेषताएं रही हैं। आई होप आप ये पॉइंट समझ गए होंगे। तो इस तरीके से हमारा ये भी पॉइंट जो ग्रामीण समुदाय का पॉइंट था, ठीक है, जिसमें हमने देखा बेसिकली ग्रामीण पंचायत में कैसे जाति हुआ करती थी, फिर जाति के संबंध में ग्रामीण पंचायत और पंचायतों का मुखिया कैसा हुआ करता था। साथ ही साथ आगे हमने पंचायत के कार्यों के बारे में देखा, जाति पंचायत कैसे हुआ करती थी। फिर हमने देखा कि ग्रामीण समुदाय में दस्तकारिता का कार्य कैसे किया जाता था। देन ये कार्य को करने में किस तरीके अदायगी होती थी, कैसे अदायगी का यहाँ पे बातें बताई गई, और जजमानी व्यवस्था। अगर कोई भी कोई क्वेश्चन डाउट हो तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लेना, ये आईडी है हमारी, ठीक है। जैसे टाइम मिलेगा आपको आपके सवाल का जवाब दे देंगे। अगले टॉपिक को डिस्कस करें। अब आता है कृषि समाज में महिला। देखो, किसानों के बारे में, उनकी जमीन के बारे में, फसलों के बारे में, सिंचाई व्यवस्था के बारे में, और हाँ, ग्रामीण दस्तकारिता के बारे में, जाति पंचायत, पंचायत मुखिया, ये इन सभी चीजों में हमने क्या देखा कि मुख्यतः पुरुषों की बात की गई। तो अब हम मध्यकालीन में जो महिलाएं थी इनकी स्थिति की बात करते हैं। तो मध्यकालीन भारतीय कृषि की एक खास स्थिति ये थी कि घर परिवार के संसाधन और श्रम उत्पादन पर ये आधारित हुआ करती। अर्थात कृषि किस पर आधारित थी? परिवार के संसाधन, श्रम और उत्पादन। अब इसी में मर्द और महिलाएं खास भूमिका निभाते थे। ये आपस में कंधे से कंधे मिलाकर कार्य किया करते थे। जैसे कि यदि मर्द जो है वो खेत जोतता है और हल चलाता है, तो वहीं जो महिलाएं हुआ करती थी वो बुआई, निराई, कटाई और फसलों से जो बीज हुआ करते थे उनको निकालना। जैसे कि मक्का से मकई के दाने अलग करना, मूंगफली से मूंगफली के दाने को निकालना, ऐसे कार्य। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि मध्यकालीन भारत की शुरुआती दौर में महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी हुआ करती, ठीक है। महिलाओं के संबंध में कुछ कार्य हुआ करते थे, जैसे कि महिलाओं को खेती करने के साथ साथ इनके श्रम की आवश्यकता में सूत काटने के लिए, बर्तन बनाने के लिए, मिट्टी को साफ करने के लिए, मिट्टी को गूंथने के लिए, कपड़ों की कढ़ाई करने के लिए, एवं अन्य जो दस्तकारिता के कार्य हैं इसके लिए उपयोग किया जाता था। बेसिकली ये सिद्धांत इस चीज पर आधारित था, जैसे किसी भी वस्तु का यदि व्यापार बढ़ेगा तो उसमें अधिकतर महिलाओं के श्रम की आवश्यकता पड़ती थी। अब ये तो हमें समझ में आ गया
कि महिलाओं की स्थिति शुरुआती दौर में काफी अच्छी होती थी, लेकिन धीरे धीरे करके महिलाओं की स्थिति वहां पे काफी निम्न होने लगी। क्यों निम्न होने लगी? क्योंकि जैसे जैसे वाणिज्यिकरण और व्यापार बढ़ता गया, वैसे वैसे महिलाओं के संबंध में जो श्रम पर संबंधित कार्य थे वो भी बढ़े, और जो दास वगैरह थे इनकी और ज्यादा जरूरत पड़ने लगी। तो महिलाओं की निम्न स्थिति कैसे रही होगी? तो बेसिकली संभवतः ऐसा हुआ होगा कि घर में महिलाएं और बाहर के लिए मर्द, ऐसा कोई भी यहाँ पे सिद्धांत नहीं मिला। लेकिन फिर भी हमें महिलाओं के संबंध में कुछ पूर्वाग्रह देखने को मिलते हैं। कैसे पूर्वाग्रह? उदाहरण के लिए पश्चिमी भारत में राजस्वला जो महिलाएं हुआ करती थी, ये ना तो हल को ना ही तो कुम्हार के चाक को छू सकती थी। वहीं बंगाल में ऐसी महिलाएं जो जिनका मासिक धर्म आया हुआ है, तो ऐसे समय में महिलाएं पान के बागानों में नहीं घुस सकती। यानी कि महिलाओं की निम्न जाति निम्न स्थिति के संबंध में क्या कार्य करता है कि कुछ पूर्वाग्रह थे, जिसमें हम पश्चिमी भारत के राजस्वला महिला और बंगाल की जो महिलाएं हैं इसकी बात करते हैं। अब यहाँ पे देखो, महिलाओं का जो उपयोग किया जाता है वो किस लिए होता था? महिलाओं के श्रम संबंधी कार्यों में। और जैसे जैसे किसी चीज का वाणिज्यिकरण बढ़ता है, श्रम और ज्यादा बढ़ जाता है, तो इसीलिए महिलाओं पर फोकस डाला जाता था कि ये प्रजनन को और ज्यादा बढ़ाए। बेसिकली देखो, समय समय पर जो दास थे इनकी अधिक और इसकी मांग अधिक बढ़ती गई, तो समाज जो था वो अधिकतर श्रम पर निर्भर हो गया था। ऐसे में जो बच्चे थे उनके अधिक पैदा करने की बात यहाँ पे सामने रखी गई। तो ऐसे में जो लोग थे वो क्या करते थे, अधिक से अधिक बच्चों को पैदा करते थे, जिसके द्वारा वो अधिक से अधिक कार्य किया जा सके। और उनसे जो प्राप्त दास हुआ करते थे वो लोग, यानी कि देखो सिंपल सी बात है, महिलाओं के द्वारा महिला और पुरुष से संबंधित जो भी बच्चा पैदा होता था वो बच्चा भी आगे चलकर दास ही बनेगा। और इस वजह से कई बार महिलाओं की मृत्यु भी हो जाती थी। तो ये इनकी एक निम्न स्थिति होती थी। महिलाओं की कमी, यानी कि देखो प्रजनन क्षमता की वजह से, उनके ऊपर अत्याचार होने की वजह से उनकी जो कमी थी वो ज्यादा होने लगी। तो ऐसे में शादीशुदा महिलाओं की कमी थी, क्योंकि प्रजनन के लिए शादीशुदा महिला की आवश्यकता होती थी। क्योंकि कुपोषण, बार बार मां बनने, प्रसव के वक्त मौत, बच्चे पैदा होने की क्रिया के दौरान उनकी मौत हो जाती थी, एवं कई बार जिनके पास पैसे नहीं होते थे वो अपने विवाह के डर की वजह से अपने बेटियों को मार भी देते थे। तो इस वजह से जो महिलाएं थी इनकी स्थिति काफी निम्न थी, और एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि महिलाओं की कमी हो रही थी। अब कई ग्रामीण समुदाय में क्या होता था कि शादी के लिए दुल्हन की कीमत अदा करने की जरूरत होती थी। अर्थात अगर शादी करनी है किसी भी व्यक्ति को, तो दुल्हन की जो कीमत तय की जाती थी, अब वो कीमत दे दो और लड़की को ले जाओ, यानी कि अपनी दुल्हन को ले जाओ। ऐसा नहीं है कि दहेज की भी कीमत देनी पड़ेगी। साथ ही साथ तलाकशुदा महिलाएं, विधवाएं दोनों ही कानूनन शादी कर सकती थी। यानी कि देखो, जब व्यापार तेजी से बढ़ा तो ऐसे में दासों की आवश्यकता पड़ी। तो जो दास और दासियां हुआ करते थे, महिला और पुरुष हुआ करते थे, इन्होंने अधिक से अधिक प्रजनन पर ध्यान दिया। अब प्रजनन के दौरान कुपोषण, बार बार मां बनने की वजह से, प्रसव के वक्त मौत की प्रसव होने की वजह से अधिक, एवं अन्य जो कारण हैं इन सब की वजह से महिलाओं की जो संख्या थी वो काफी कम होने लगी, क्योंकि ये मर रही थी। अब एक चीज यहाँ पे देखी गई कि अगर हमें दासों को और ज्यादा लाना है, प्रजनन क्षमता और बढ़ानी है, तो हमें महिलाएं चाहिए होंगी, अधिकतर जो शादीशुदा महिलाएं हैं। तो ऐसी शादीशुदा महिलाओं के लिए क्या हुआ था कि जो लोग थे उन्होंने कहा कि आप दहेज के पैसे मत दो, लेकिन जो लड़की की कीमत है वो अदा करो और लड़की को ले जाओ। ठीक है। अब यहाँ पे एक कानून बना दिया गया कि चाहे तलाकशुदा महिला हो, चाहे विधवा हो, ये दोनों ही शादी कर सकती थी, क्योंकि उस समय प्रजनन करना बहुत जरूरी था। ठीक है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं ग्रामीण समुदाय में महिलाओं की स्थिति बहुत ही ज्यादा निम्न हुआ। वहीं दूसरी ओर यहाँ पे महिलाएं ऐसी थी जिनकी स्थिति काफी अच्छी थी, जैसे कि, एक सेकेंड, अच्छा हाँ, यहाँ पे कुछ और चीजें हैं अभी महिलाओं की निम्न स्थिति के बारे में। जैसे कि उस समय की सामाजिक रीति रिवाजों के अनुसार घर का मर्द होता था मुखिया। अब ये जो मुखिया होता था, यानी कि घर का ये जो मर्द होता था, वो सिर्फ और सिर्फ शक के आधार पर ही महिलाओं को भयानक दंड दे दिया करते थे, और कई बार तो ये महिलाओं को जान से भी मार देते थे, और कई बार इनका त्याग कर देते थे, तलाक भी देते थे। साथ ही साथ पत्नियां जो थी वो अपने पति पर बेवफाई, अर्थात किसी अन्य से प्रेम करने का जो
एक षड्यंत्र है उसकी बात करते हैं, या फिर गृहस्थी के पद पर आरोप लगाती हैं कि पत्नी और बच्चों की देखभाल नहीं करती। अर्थात देखो, उस समय क्या था कि एक रिवाज था कि घर का मुखिया मर्द रहेगा। तो ऐसे में मुखिया जो था, घर का मर्द जो था, वो केवल शक के आधार पे अपनी महिला को मार देता था। कई बार इस हालत में छोड़ देता था कि वो अन्य कार्य ना कर सके, और कई बार भयानक दंड देता। ऐसे में महिलाएं भी अपने पति पर अन्य आरोप लगाया करती थी, जिसके चलते जो ऊंची जाति के लोग हुआ करते थे, जो ऊंची जाति के लोग होते थे, वो अक्सर इन नीची जाति के लोगों को ये बेसिकली स्पष्ट करा देते थे कि जो पुरुष है जिसके साथ में इस लड़की की शादी हुई है, इस औरत की शादी हुई है, वो उस औरत को उसके बच्चों की देखभाल करेगा और हर महीने कुछ पैसे पहुंचाएगा ताकि वो अपना जीवन जी सके। अर्थात इन सभी तरीकों से हम ये कह सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति उस समय के समाज में काफी निम्न हुआ करती थी। अब इसके अलावा कुछ महिलाएं ऐसी थी जिनकी स्थिति काफी अच्छी थी, जैसे कि भूमिहर महिलाएं। अर्थात भूमिहर बद्ध जनों में महिलाओं की पुश्तैनी संपत्ति का हक मिला हुआ है कि भूमिहर जिनके पास भूमि होती थी, जिन्हें पुश्तैनी संपत्ति का अधिकार मिला था अपने दादा पिता इस तरीके से। उदाहरण के लिए पंजाब, जहां महिलाएं पुश्तैनी संपत्ति के विक्रेता के रूप में, यानी कि पुश्तैनी संपत्ति को बेचने खरीदने के रूप में अहम योगदान करती थी। हिंदू और मुसलमान महिलाएं जमींदारी उत्तराधिकारी के रूप में मिलती हैं, जिसे बेचने एवं गिरवी रखने के लिए वो स्वतंत्र हुआ करती थी। साथ ही साथ बंगाल में कुछ महिलाएं ऐसी मिली हैं जो कि जमींदारिता को अंजाम देती थी। तो ये है भूमिहर महिलाओं की स्थिति के बारे में। तो कृषि समाज में हम ये कह सकते हैं कि जब शुरुआत होती है मध्यकालीन भारत की, तो बहुत ही अच्छी इनकी स्थिति होती है, लेकिन धीरे धीरे करके जब दासों की अधिक आवश्यकता पड़ने लगी, तो इनकी स्थिति काफी निम्न होती चली गई। और एक परिवार के आधार पर इनकी स्थिति निम्न क्यों हुई, वहीं कुछ महिलाएं ऐसी थी जहां पर इनकी स्थिति काफी अच्छी हुआ। ठीक है, तो कृषि समाज में महिलाएं, तीसरा टॉपिक हमारा कंप्लीट हो। ठीक है, अगला टॉपिक आ जाता है यहाँ पे हमारा, कोई क्वेश्चन डाउट हो तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लेना। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा यहाँ पे जमींदारों के बारे में। अच्छा, जंगल और कबीले, हाँ, अब जंगल और कबीलों की हम बात करने वाले हैं। जमींदार इससे आगे आएगा, जंगल और कबीले। तो बेसिकली जंगल और कबीले में हम बात करेंगे बसे हुए लोगों के परे, अर्थात ऐसे लोग जो बेसिकली गांव से अलग अन्य क्षेत्रों में बसे हुए थे, लाइक जंगल। तो ग्रामीण भारत में बहुत से ऐसे लोग थे जो खेती के अलावा बहुत कुछ कार्य किया करते थे, और खेती के अलावा कार्य करने वाले में जो जितना एरिया था, लगभग 40% जो जंगली इलाका, मतलब देखो 100% जंगली इलाके में से लगभग 40% जो जंगली इलाका था, इसमें लोग रहा करते थे। ठीक है, अर्थात हम ये कह सकते हैं मध्यकालीन भारत में खेती के अलावा अन्य कार्य भी किए जाते थे, जिसमें एक तो ग्रामीण जैसे कार्य था, वो तो अलग हो गया। अब ये बताया जा रहा है जो लोग गांव में नहीं थे, उसके अलावा ये लोग जंगल झाड़ियों में रहा करते। ऐसे इलाके जो जंगली इलाके थे, जैसे कि झारखंड सहित पूरे पूर्वी भारत, मध्य भारत, उत्तरी क्षेत्र यानी कि भारत और नेपाल, दक्षिणी भारत का पश्चिमी तट, और दक्कन का पठारी, ये ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर मुख्यतः लोग जंगलों में रहा। अब ये जंगली लोग हुआ करते थे, इनके लिए शब्द क्या उपयोग किया जाता है, जंगली। अर्थात ऐसे लोग जो जंगल में रहते थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि जंगल में रहते तो इनके पास सभ्यता नहीं थी, नहीं। हालांकि ये जंगल में जरूर रहते थे, लेकिन इनके पास अपनी एक सभ्यता होती थी, अपनी एक संस्कृति हुआ करती थी। जंगली ऐसे लोग जिनका गुजारा जंगली उत्पादों से हो, शिकार, स्थानांतरित खेती से होता हो, ये काम मौसम के मुताबिक हुआ करते। अर्थात जब हम जंगलों कबीले की बात करते हैं, तो हम बात करते हैं ऐसे लोग जो मुख्यतः जंगलों में बसे हुए हों और जिनके लिए जंगली शब्द का उपयोग किया जाता हो। लेकिन ऐसा नहीं कि जंगली हैं तो इनके पास सभ्यता नहीं होगी, नहीं, इनके पास सभ्यता भी थी, इनके पास अपनी एक संस्कृति भी थी। ऐसे लोगों का मुख्य जो गुजारा था वो जंगल के पास शिकार, स्थानांतरित खेती, इन सभी से होता था। ठीक है, साथ ही साथ अब यहाँ पे बारी आती है कि किस तरीके से जो ये कार्य थे वो करते थे, जिसमें कार्यों में सबसे पहला आता है भीलों में बसंत के मौसम में जंगली उत्पाद एकत्र किया करते थे, गर्मियों में ये मछली पकड़ा करते थे, मानसून के महीने में खेती किया करते थे, शरद व जाड़े के महीने में शिकार किया करते थे। अर्थात सिंपल सा बताया जा रहा है कि ये जो जंगली लोग हुआ करते थे,
कि जंगली लोग कैसे कैसे कार्य किया करते थे। तो वसंत के मौसम में जंगली उत्पाद एकत्र कर लिया करते थे, गर्मियों में मछली पकड़ते थे, मानसून के महीने में खेती करते थे, यानी कि ये लोग मौसम के अनुसार कार्य किया करते थे। ठीक है, ये लोग लगातार एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे एवं इन जंगलों में रहने वाले कबीलों की एक ये खास खासियत थी, अर्थात जंगलों में जो लोग कबीलों में रहते थे, ये कबीलाई लोग एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते थे। यहाँ पे जो शासक था बाबर, बाबर शासक कहता है कि जंगल एक ऐसा रक्षा कवच है जिसके पीछे परगना के लोग कड़े विद्रोही हो जाते थे, कर यदा कदा देने से मुकर जाते थे। अर्थात बाबर जो वो ये कहता है कि जंगल ऐसे लोगों के लिए सुरक्षा कवच था जो कर नहीं देना चाहते। अब ये परगना क्या है? तो बेसिकली परगना जो है वो मुगल प्रांतों का एक प्रशासनिक मंडल होता था। तो ऐसे परगना क्षेत्र से लोग कर नहीं देने की वजह से जंगलों में भाग जाएगा। तो हमने देखा लोग जंगलों में किस तरीके से रहा करते थे, उनके लिए शब्द का उपयोग क्या किया गया और वो अपनी जीवनचर्या कैसे बिताते थे, किस तरीके से कार्य क्या करते थे, उनकी कबीलाओं की खास हैसियत क्या थी और बाबर क्या है। अब यहाँ पे पॉइंट आ जाता है हमारा, जंगलों में आखिर अन्य जो लोग थे वो घुसपैठ किस तरीके से किया करते थे। तो देखेंगे जंगल में जो बाहरी ताकत हुआ करती थी, अर्थात जंगली लोग कबीलाओं के अलावा, जंगली लोगों के अलावा जो बाकी लोग थे वो किस तरीके से यहाँ पे आते थे। तो बेसिकली कई तरह से घुसते थे, जैसे कि मुख्यतः यहाँ पे ये कह के जंगलों में जाया जाता था, जाए क्या मुख्य उद्देश्य ये था कि सेना के लिए हाथियों का उपयोग करना, क्योंकि जंगलों में हाथी अधिक होते थे। तो ये लोग राज्य के लोग, राजा और इनके जो प्रशासनिक तंत्र के लोग थे, सेना वगैरह, ये जंगलों में जाते थे और सेना जो थी वो हाथियों को एकत्र करती थी, उनको पकड़ती थी। बेसिकली जंगलों में जाने का राज्य का मुख्य सरोकार, मुख्य जो अभियान होता था वो था शिकार। लेकिन ये शिकार अभियान से अलग था। कैसे? अधिकतर जो मुगल काल के दरबार इतिहासकारी हैं उनका कहना ये है कि ये जो राजा के द्वारा शिकार अभियान चलाए जाते थे, ये शिकार अभियान जो थे वो एक शिकार अभियान नहीं होने के बावजूद अपने विशाल साम्राज्य में शासक शिकार अभियान चला के विशाल साम्राज्य के कोने कोने का दौरा करते थे, अलग अलग इलाकों के लोगों की समस्याओं को समझते थे, शिकायत और उनकी शिकायतों को देखते थे और उनको दर्ज करते थे, अर्थात उनकी शिकायतों को व्यक्तिगत रूप से सुनकर उनके मसलों को हल करते। यहाँ पर वाणिज्यिक खेती देखी गई, अर्थात वाणिज्यिक खेती का असर बाहरी कारकों के रूप में जंगलवासियों की जिंदगी पर भारी प्रभाव, अर्थात वाणिज्यिक खेती ऐसी खेती जो व्यापार के लिए उपयोग की गई हो, इनके व्यापार के लिए की जाती हो। तो ऐसी खेती की वजह से ये जो जंगली कबीलाई लोग थे इन पर काफी दबाव पड़ा, क्योंकि लोग जो थे वो जंगलों को काट काट कर क्या करते थे, खेती कर रहे थे। तो जंगली कबीलाई लोगों को उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना पड़ रहा था। साथ ही साथ जंगली उत्पाद जैसे कि शहद, मधुमोम, लाख, इन सभी की जो जंगल से बाहरी दुनिया थी, राज्य की दुनिया जो थी, उसमें मांग हुआ करते थे। यहाँ पे हाथी पकड़े जाते थे, हाथी बेचे जाते थे, व्यापार के तहत वस्तुओं की अदला बदला की जाती थी, अदला बदली की जाती थी। साथ ही साथ अच्छा, अभी हम कबीलों के बारे में बात करेंगे। देखो, तो जंगलों में घुसपैठ कैसे होती थी? तो बाहरी ताकतें कैसे घुसपैठ करती थी? सेना के रूप में हाथियों को पकड़ने के लिए। राज्य का एक मुख्य सरोकार होता था शिकार अभियान, जिसके तहत राजा अपने साम्राज्य के अन्य क्षेत्रों में जाता था, कोने कोने में वहां की समस्या को देखता और उनको सुलझाता। यहाँ पे जैसे ही वाणिज्यिक खेती की शुरुआत की गई, वैसे जंगली लोग और अंदर जंगल की तरफ चलते चले गए। जंगली उत्पाद जैसे कि शहद, मधुमम, लाख, इनकी बहुत मांग हुआ करती थी। जंगल से हाथी पकड़े जाते थे और कबीलाई की लोग उन्हें बेचा करते थे। व्यापार के बदले में यहाँ पे वस्तुओं की अदला बदली की जाती। इस संबंध में जो कबीलाई हुआ करते थे, जैसे कि कुछ कबीले भारत और अफगानिस्तान, एक सेकेंड, अरे पेन कहाँ चला गया भाई, हाँ, कुछ कबीले भारत और अफगानिस्तान के बीच में जमीनी व्यापार में लगे हुए थे, अर्थात कुछ ऐसे कबीले थे जो कि आपस में व्यापार करते थे, जैसे कि पंजाब का एक लोहानी कबीला, ये अफगानिस्तान से व्यापार किया करता था। सामाजिक कारणों से जंगल वासियों के जीवन में बदलाव हुआ। ऐसे कई सामाजिक कारण जिसकी वजह से जंगल वासियों के जीवन में बदलाव हुआ है। जैसे कि देखो, कबीलों के सरदार होते थे, हर एक कबीले का अपना एक सरदार हुआ करता था। तो बहुत कुछ ग्रामीण समुदाय के बड़े आदमियों की तरह, अर्थात देखो
जैसे क्या होता है कि ग्रामीण समुदाय में क्या होता है, गाँव में क्या होता है, एक बड़ा समुदाय का एक अहम मुख्य मुखिया होता है। वैसे ही हर एक कबीला का एक मुखिया होता था जिसे सरदार कहते हैं, ठीक है? अब ये कबीला के सरदार जो थे, वो धीरे-धीरे करके जमींदार बन गए और कुछ तो उस जंगल के उस क्षेत्र के राजा बन गए। अर्थात जो ये पॉइंट हम देख रहे हैं, ये है कबीलाओं के बारे में कि किस तरीके से कबीलाई लोग व्यापार में तृप्त थे। साथ ही साथ कई सामाजिक कारणों की वजह से इनके जीवन में बदलाव भी आते हैं। जैसे कि हर एक कबीले का अपना एक सरदार होता था और ये सरदार जो थे, वो कई बार जमींदार बन गए और कई बार तो इन्होंने उस क्षेत्र को खुद का राजा घोषित कर दिया। यहाँ पे बेसिकली ये जमींदार या फिर राजा जो बने थे, सरदार, ठीक है ना? ये लोग अपने लिए एक सेना बनाना चाहते थे और इन्होंने सेना खड़ने की जब शुरुआत की, सेना अपनी इन्होंने बनाने की शुरुआत की, तो इन्होंने अपनी सेना में अपने खानदान के लोगों को और कई बार तो अपने भाई और बंधुओं को कहा कि आप हमारी सेना में आओ, हम आपको पैसे देंगे, बदले में आप हमारी सेवा कीजिए। इसी तरीके से जो सिंधु इलाके के कबीलाई लोग हैं, यहाँ पे लगभग 6000 घुड़सवार और 7000 लगभग पैदल सिपाही जो है वो यहाँ पे पाए गए। यानी कि जंगलों में घुसपैठ किस तरीके से होती थी, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले बहुत से लोग ऐसे थे जो जंगलों में रहा करते थे, यानी कि जंगलों से मतलब कि गाँव से अलग जंगलों में रहा करते थे और किस तरीके से अपना कार्य करते थे, कैसे अ, इनके जीवनचर्या थी। फिर धीरे-धीरे करके यहाँ पे ये लोग कबीलाई रूप में स्थापित हो गए, ये लोग जंगल में बसे और जब ये जंगली लोग जो थे बसे, तो बाहरी ताकतें जंगल में कैसे प्रवेश करती हैं, इनका व्यापार कैसे होता है और ये जंगली लोग फिर बाद में जाके कबीलाई रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। फिर कबीलाई लोगों की क्या-क्या विशेषताएँ होती हैं, ये हमने यहाँ पे देखी है। अब इसी में जो एक असम में अहोम राजा थे, इन्होंने अपने पायक अर्थात सैनिकों को ये पायक कहते थे। ये लोग जिन्हें जमीन के बदले सैनिक सेवा देनी पड़ती थी, अहोम राजाओं ने जंगली हाथी पकड़ने पर एक अधिकार का ऐलान किया। ये कुछ पॉइंट है बेसिकली। तो ये हो गया हमारा अगला पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट। ठीक है? आशा करता हूँ आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई क्वेश्चन डाउट हो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा। ठीक? आगे चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है जमींदारों के बारे में। बेसिकली जमींदार जो थे वो थे कौन? तो ऐसे लोग जिनके पास पैसा तो आता हो, जिनकी आय तो खेती से होती है, पैसा खेती से आता हो, लेकिन ये खेती में अपना योगदान नहीं देते हो। अर्थात ऐसे लोग जिनकी आय तो खेती से होती थी, लेकिन ये लोग खेती में, कृषि उत्पादन में कोई भी सीधे तरीके से हिस्सेदारी नहीं लिया करते थे। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल ये जो लोग थे ये अपने जमीन के मालिक हुआ करते थे, इनके पास ग्रामीण समाज में ऊंची हैसियत हुआ करती थी और कुछ खास किस्म की ये आर्थिक सुविधाएं इन्हें मिली हुई। मिल्कियत ये क्या होती है? तो बेसिकली जमींदार की अपनी एक व्यक्तिगत जमीन जिस पर दिहाड़ी मजदूर या फिर पराधीन जो लोग थे वो कार्य किया करते थे एवं जमींदार अपनी मर्जी के मुताबिक इन जमीनों को बेच सकता था, किसी और के नाम कर सकता था, उन्हें गिरवी रख सकता। अर्थात मिल्कियत का यहाँ पे मतलब ये हो गया जमींदार के पास अपनी खुद की जमीन जिस पर मनचाही फसल करे, बेचे, खरीदे, किसी को दे दे या फिर अन्य कुछ भी करे। तो बेसिकली जमींदार जो थे, इनके पास अपनी बहुत बड़ी-बड़ी मिल्कियतें हुआ करती थी, बहुत बड़ी-बड़ी ज़मीनें हुआ करती थी, जहाँ से ये बेसिकली लोगों को कहते थे आप काम करो बदले में हम पैसे देंगे, बदले का कृषि उत्पादन हमारा होगा, इसलिए कृषि उत्पादन में सीधे हिस्सेदारी नहीं करते। चलो इनके पास ये ज़मीनें थी, कृषि लोग कार्य भी करते थे, लेकिन अन्य कुछ और भी पॉइंट रहे होंगे, जिसकी वजह से ग्रामीण समुदाय के जो लोग थे, इनकी हैसियत बढ़ी हुई। तो ग्रामीण समुदाय में जमींदारों की हैसियत बढ़ने के कई कारण थे, जैसे कि ये लोग जाति तथा लोग राज्य को कुछ खास किसकी सेवा देते, अर्थात ये लोग अपनी जाति के लोगों को और अन्य राज्य जो थे कि अपने राज्य के जो राजा हुआ करते थे उन्हें कुछ खास किस्म की सेवाएं देती थे। जैसे कि जमींदारों को राज्य से राज्य की ओर से ये कहा गया था आप कर वसूलो। जमींदारों को राज्य की ओर से कर वसूलने की अनुमति दी गई थी और ये कहा गया था कि आप जितना कर वसूलोगे उसमें से कुछ परसेंट हिस्सा आपको दिया जाएगा, यानी कि आपको कुछ वित्तीय मुआवजा दिया जाएगा। सैनिक संसाधन अर्थात ज्यादातर जमींदारों के पास
अपनी एक सेना होती थी, अपना एक किला होता था, जिनके पास घुड़सवार, तोपखाने एवं पैदल सिपाहियों के बड़े बड़े जत्थे हुआ करते थे। तो यह है इनकी हैसियत का कारण। अन्य दस्तावेजों से हमें यह पता चलता है कि अन्य जो जमींदार थे, इन्होंने जंग में जीतकर जो जमीनें थी उनको अपने पास रख लिया, यानी कि बेसिकली जंग से यानी कि युद्ध के दौरान जीती हुई जमीन को अपने में मिला लिया। साथ ही साथ ऐसा भी देखा गया कि सैनिक सरदार जो थे, सैनिक सरदारों के द्वारा कमजोर जो लोग थे उन्हें उनकी जमीन से हटा दिया जाता था और उनकी जमीन अपने में मिला ली जाती थी। यानी कि जमींदारों की हैसियत बढ़ने के कई कारण थे, जिसमें सबसे पहला क्या था कि जाति एवं अन्य लोगों को तथा राज्य को कुछ खास किस्म की सेवाएं देते थे, राज्य की तरफ से कर वसूली करते थे जिसके लिए इन्हें वित्तीय मुआवजा मिलता था, इनके पास अपने कुछ के सैनिक संसाधन होते थे, जंग में जीते हुए जो जमीन है उनको आपस में अपने में मिला लेते थे, कई सैनिक सरदारों के द्वारा कमजोर लोगों की जो जमीन थी उनको बेदखली कर देते। तो ये थे जमींदारों की हैसियत बढ़ने के कारण। अब चलो जमींदारों की हैसियत बढ़ भी गई, लेकिन इनकी हैसियत कई तरीके से बढ़ने की जो प्रक्रिया थी वो धीमी रही थी। कैसे? ये लोग क्या करते थे, कई बार नई जमीनों को बसाकर, जैसे कि जंगल को काटा और उसे अपने अधिकार क्षेत्र में कर लिया, अधिकारों को हस्तांतरण के जरिए, यानी ये करते थे अपने अधिकारों को अपने पुत्र को या फिर अपने सगे संबंधियों को जब सौंपते थे तो उसमें काफी टाइम लगा देते थे। साथ ही साथ ऐसा भी होता था कि कई बार ये जो जमींदारी व्यवस्था है वो राज्य के आदेश पर या फिर कई बार खरीदने के दौरान भी की जाती थी, यानी कि जमीन खरीदो और जमींदारी व्यवस्था को आगे बढ़ाओ। जमींदारों ने क्या किया था, अपनी जो खेती लायक जमीनें थी उनको बसाना शुरुआत किया, साथ ही साथ खेतीहरों की खेती के लिए साजो सम्मान उधार देकर उनकी बसने में मदद की। अर्थात जमींदारों ने लोगों के लिए खेती में बसने के लिए अर्थात खेती में कार्य करने के लिए उनके लिए बहुत मदद की, उन्हें खेती से संबंधित कई जमीनें दी, कई उन्हें संसाधन दिए उधार। इन्होंने अपनी जो मिल्कियत थी, इन्होंने अपनी जो व्यक्तिगत जमीन थी जमींदारों ने वो भी इन लोगों को सौंपी थी। 17वीं शताब्दी में भारी संख्या में कृषि विद्रोह होते हैं और उनमें राज्य के खिलाफ, जमींदारों के खिलाफ अक्सर किसानों का समर्थन। यानी कि देखो बेसिकली तकरीबन 17वीं शताब्दी में क्या होता है, जमींदार और राज्य के खिलाफ किसानों के द्वारा विद्रोह किए जाते हैं और यह दस्तावेज हमें प्राप्त हुई है, उसमें किसानों का समर्थन देखने को मिलता है। तो जमींदारी व्यवस्था क्या थी, जमींदार की हैसियत बढ़ने के यहाँ पे क्या क्या कारण थे, आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा और इनके कारणों में कुछ प्रक्रिया धीमी रही एवं अन्य पॉइंट्स। तो जमींदारी व्यवस्था का ये पॉइंट हमारा यहाँ पे इजीली क्लियरिफाई हो चुका है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अराउंड हमारे 50 से 55 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं, जिसमें हमने तकरीबन 4 से 5 टॉपिक भी क्लियरिफाई कर लिए। अब यहाँ पे आ जाता है अगला पॉइंट, भू राजस्व प्रणाली यानी कि कर वसूलने की प्रणाली। तो बेसिकली देखो, जमीन से मिलने वाला राजस्व अर्थात जो राजस्व कृषि उत्पादन एवं अन्य जो जमीन से संबंधित क्रियाएं हैं उससे मिलता था, वो जो राजस्व है वो मुगल साम्राज्य की एक आर्थिक बुनियाद थी। अब कृषि उत्पादन पर नियंत्रण रखने के लिए, कृषि उत्पादन को और अधिक बढ़ाने के लिए, राजस्व प्राप्त करने के लिए, राजस्व वसूली के तरीके अन्य खोजने के लिए राजाओं के द्वारा एक अहम प्रशासनिक तंत्र का निर्माण किया गया, जिसमें दीवान जो था वो अहम था। दीवान बेसिकली दीवान दफ्तर में पूरे राज्य की वित्तीय व्यवस्था की देखरेख की जिम्मेदारी इसके हाथ में होती थी। अब ये दीवान के साथ में हिसाब किताब रखने वाले एवं अन्य राजस्व अधिकारी खेती की दुनिया में दाखिल होते हैं और कृषि संबंधों को शक्ल देने में, यानी कि कृषि संबंधों में अन्य लोग इसमें जुड़े। अर्थात देखो, जमीन से मिलने वाला राजस्व मुगल साम्राज्य की एक आर्थिक बुनियाद की नींव होता है, जिसके लिए एक प्रशासनिक तंत्र राजाओं के द्वारा तैयार किया गया। इस प्रशासनिक तंत्र के जरिए कृषि उत्पादन पर नियंत्रण, राजस्व आकलन कितना मिला है, कर वसूली के तरीके अपनाने की यहाँ पे बात की जाती है। अब इसी में दीवान था, ये पूरे राज्य के जो वित्तीय लेखा जोखा है ये रखा करता था, जिसमें हिसाब किताब रखने वाले अन्य जो राजस्व अधिकारी हैं वो भी धीरे धीरे शामिल हुए। अब भू राजस्व के लिए यानी कि राजस्व प्राप्ति के लिए दो नियम निर्धारित किए गए थे। सबसे पहला नियम था, इनके सबसे पहला चरण था कर निर्धारण अर्थात जमा, और दूसरा था वास्तविक आय, वास्तविक वसूली अर्थात हासिल। बेसिकली भू राजस्व के लिए दो चरण थे, एक तो था जमा और दूसरा था हासिल। जमा यानी कि
कितना कर निर्धारित किया जाए, और दूसरा हासिल यानी कि कितना कर वसूल हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं था कि केवल कर निर्धारित कर दिया वसूल हो गया। यहाँ पे एक व्यक्ति था अमीर गुजार। अमीर गुजार तो बेसिकली अकबर के द्वारा अमीर गुजार को ये कहा गया, देखो भाई तुम क्या करो, सबसे पहले तो ये निर्धारित करो कि कर कितना रखोगे, फिर ये देखो कि कितना कर तुम्हें मुख्यतः नकदी रूप में प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति तुम्हें नकद रूप में यानी कि पैसों के रूप में नहीं दे सकता है, तो उसके लिए एक अन्य ऑप्शन खोल के रखो फसलों का। अर्थात जो कर वसूली थी वो नकदी के साथ साथ में फसलों के द्वारा भी की जाती थी। ठीक है, राजस्व निर्धारण करते समय जितने भी लोग हुआ करते थे, जितने भी राजा वगैरह हुआ करते थे, ये अधिकतर ये देखते थे कि जो भी हम राजस्व निर्धारित करें, अगर हमें 100 रुपया महीने का राजस्व निर्धारित किया है, तो उसमें से तकरीबन 90 रुपए हमें तो कम से कम मिलना चाहिए। अर्थात राजाओं के द्वारा जब राजस्व कर वसूली निर्धारित किया जाता था, तब ये देखा जाता था कि अधिकतर पैसा उन्हें मिले। ठीक है, हर प्रांत से जुती हुई जमीन एवं जोतने लायक जमीन, इन दोनों की नपाई की गई। अर्थात ये जो हमने देखा है कि भू राजस्व के दो चरण, जिसमें कर निर्धारण और दूसरा था वास्तविक आय। तो इसके ये क्या हुआ कि हर एक प्रांत की जमीन और जो जोतने लायक जमीन थी, इसकी नपाई की गई। जैसे कि 1655 ईस्वी में औरंगजेब ने अपने राजस्व कर्मचारियों को एक स्पष्ट निर्देश दिया कि गांव में जो खेतिहर हैं, इनकी संख्या का सालाना हिसाब किताब रखा जाए और कितना यहाँ पे वित्तीय मिलता है वो भी हिसाब किताब रखा जाए। उपमहाद्वीप में कई ऐसे क्षेत्र थे जो कि जंगलों से घिरे हुए थे, जहाँ पे जमीन की नपाई नहीं की जाती। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा भू राजस्व प्रणाली का ये पॉइंट। तो भू राजस्व प्रणाली जो कि मुगल साम्राज्य की आर्थिक बुनियाद की नींव हुआ करते थे, जिसके लिए एक प्रशासनिक तंत्र बनाया गया था, जिसमें दीवान अहम होता था, साथ ही साथ राजस्व अधिकारी भी इसमें शामिल होते चले गए। दो तरीके के इंतजाम किए गए थे, जमा यानी कि पहले कर निर्धारित किया गया था, हासिल यानी कि वास्तविक वसूली क्या हुई है ये बताया गया। अब यहाँ पे एक व्यक्ति थे अमीर गुलजार, तो अकबर के द्वारा अमीर गुलजार को कहा गया कि भाई देखो कर ज्यादातर तो नकद में लो, अगर नकद नहीं है तो फसलों का ऑप्शन खुला रखो। ठीक है, अब भूमि राजस्व प्रणाली के लिए जो जमीन थी इनकी नपाई की जाती थी, जिसका उदाहरण भी हमने देख लिया। अब नपाई किन क्षेत्रों की नहीं की जा सकती, ऐसे क्षेत्र जो जंगली इलाके हुआ करते। तो भू राजस्व प्रणाली आई होप आपको कंप्लीटली यहाँ पे समझ में आ गई है। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा यहाँ पे आ जाता है चांदी का भाव, यानी कि व्यापार में चांदी का भाव किस तरीके से था इसके बाद। तो देखो, मुगल साम्राज्य के अन्य साम्राज्यों के संबंध में काफी अच्छे थे, जैसे कि मिंग में सॉरी जो चीन है, यहाँ पे मिंग साम्राज्य था, ईरान में सफावी साम्राज्य, ओटोमन में तुर्की साम्राज्य। तो भारतीय मुगल साम्राज्य के अन्य देशों के जो साम्राज्य हैं, चीन में मिंग, ईरान में सफावी, ओटोमन में तुर्की, इनके साथ में संबंध काफी अच्छे हुआ। तो इस अच्छे संबंध की वजह से एक ऐसा व्यापारिक तंत्र, एक ऐसा व्यापारिक जीवांत जाल बिछाया गया, जिससे व्यापार बहुत अच्छे तरीके से स्थापित किया जा सके, जैसे कि चीन से लेकर भूमध्य सागर तक। ठीक है, अब जब व्यापार की बात आई, तो व्यापार को बढ़ावा दिया खोजी यात्राओं ने। खोजी यात्राओं और नई दुनिया के खुलने से, अर्थात जब ये व्यापार के जो रास्ते थे वो अन्य देशों के लिए खुलने लगे और जो खोजी यात्राएं होने लगी, इसकी वजह से यूरोप के साथ एशिया के कुछ खास करके भारत के साथ में यूरोप के कुछ अतिरिक्त व्यापारिक संबंध बहुत ज्यादा बढ़ने लगे थे। क्यों बढ़ने लगे थे? क्योंकि देखो, भारत के समुद्र पार व्यापार में एक और भौगोलिक विविधता थी, दूसरी ओर एक नई वस्तुओं का व्यापार भी शुरू हुआ। अर्थात जैसे जैसे देखो, शुरुआत कहां से होती है कि भारत के साथ में यूरोप के कुछ अच्छे संबंध थे। जैसे भारत के साथ में यूरोप के अच्छे संबंध थे, इसी के साथ इसमें कुछ वस्तुओं का व्यापार इन देशों के साथ में शुरू हुआ। अब जब वस्तुओं का व्यापार शुरू हुआ, तो एशिया का एकमात्र ऐसा देश भारत था जहां पर चांदी अधिकतर प्राप्त होती। तो भारत से निर्यात यानी कि जो भी वस्तु दी जाती थी, उसके बदले जो भुगतान था वो चांदी में किया जाता था। 16वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के बीच में भारत में धातु मुद्रा, खासकर चांदी रुपयों की उपलब्धि में अच्छी स्थिरता बनी रही। ठीक है, अर्थव्यवस्था में
मुद्रा और सिक्कों का संचार में ढलाई हुई, विस्तार हुआ तथा मुगल राज्य को नकदी कर उगाही में मदद मिली। इटली का एक जुवानी करेरी की कथा ये कहती है कि चांदी तमाम दुनिया से होकर भारत पहुंची। अर्थात जो हम ये चांदी के भाव की बात कर रहे हैं, अर्थात जिस चांदी के भाव की हम बात कर रहे हैं उस संबंध में मुगल साम्राज्य के अन्य देशों के साम्राज्यों के साथ में अच्छे संबंध थे, जिसकी वजह से व्यापारिक जो एक मार्ग था वो बहुत अच्छी तरीके से विकसित हुआ। खोजी यात्राओं ने इसमें काफी महत्व मदद की, और जब भारत की खोज हुई तो यूरोप के साथ में एशिया के खास करके भारत के संबंध काफी अच्छे हुए। भारत के साथ में समुद्र के पार काफी ज्यादा व्यापार हुआ करता था, एवं भारत में जो नई नई वस्तुएं आई उसका भी व्यापार अधिक तेजी से हुआ। भारत से जो नई वस्तुएं लाइक सब्जी मसाले वगैरह अन्य देशों में जाते थे, जिसका यानी कि निर्यात किया करता था भारत, तो निर्यात के बदले भारत को चांदी मिला करती थी। अब ये जो चांदी मिला करती थी, इससे 16वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी के दौरान में धातु मुद्रा का व्यापार बहुत तेजी से बढ़ा, और जो अर्थव्यवस्था में संचार था, अब क्या होता था, नकदी की उगाही मुगल साम्राज्य के जो लोग थे वो संचार और सिक्कों की ढलाई अधिक तेजी से करने लगे, विस्तार हुआ और नकदी की उगाही आसानी से की जाने लगी। साथ ही साथ एक व्यक्ति थे यहाँ पे जोवानी कारेरी, इनकी एक कथा ये कहते हैं, इटली के व्यक्ति ये कहते हैं कि चांदी जो थी वो तमाम दुनिया से होकर भारत पहुंचती थी, क्योंकि अधिकतर व्यापार भारत का मसालों के संबंध में, कपड़ों के संबंध, रेशम के संबंध में भारत का। तो चांदी के भाव के रूप में, चांदी का व्यापारिक के रूप में, ये पॉइंट आई होप आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब आता है हमारा वन ऑफ द लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर हाँ इस पॉइंट से संबंधित कोई क्वेश्चन डाउट हो तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लेना, आपको आपके सवाल का जवाब दे दिया जाएगा। सबसे आखिरी पॉइंट आता है, अभी इसको कंप्लीट करने में तकरीबन हमें 10 से 15 मिनट और लगेंगे, यानी कि आपकी वीडियो जैसा कि मैंने शुरू में बताया था 1 घंटा 20 से 30 मिनट की बनने वाली है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो जाएगा। देखो, अबुल फजल की आईने अकबरी। अबुल फजल बेसिकली आईने अकबरी के आंकड़ों के वर्गीकरण तथा ऐतिहासिक और प्रशासनिक परियोजना का नतीजा, अर्थात मुगल साम्राज्य के जो आंकड़े हैं इनके वर्गीकरण ऐतिहासिक तौर पे और प्रशासनिक तौर की एक परियोजना रही थी, जिसे अबुल फजल के द्वारा 1598 में 5 बार संशोधित करके इसे पूरा किया, और किसके आधार पे, अकबर के आधार पे इसे पूरा किया। ठीक है, अबुल फजल के जो आईने अकबरी है ये बेसिकली अकबरनामा की तीसरी जिल्द है। आइन ए अकबरी अकबरनामा की तीसरी जिल्द है, जो कि शाही नियम, कानून का सारांश और साम्राज्य के एक राजपत्र को सूरत के रूप में संकलित की गई है। अर्थात अबुल फजल के द्वारा संकलित की गई आइन ए अकबरी शाही नियम और कानून के सारांश को प्रस्तुत करती है, साथ ही साथ साम्राज्य के एक राजपत्र के बारे में। आईने अकबरी में कई विषयों पर चर्चा की गई, जैसे कि मुगल दरबार के बारे में, मुगल प्रशासन के बारे में, मुगल सैनिक संगठन कैसे हुआ करते थे, मुगल राजस्व के स्रोत क्या हुआ करते थे, अकबर साम्राज्य के प्रांतों का भूगोल कैसा हुआ करता था, लोगों की साहित्यिक क्या क्या विशेषताएं हुआ करती थी, क्या यहाँ पे सांस्कृतिक रिवाज थे, क्या यहाँ पे धार्मिक रिवाज थे, इसके बारे में आइन ए अकबरी में चर्चा की गई है। साथ ही अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्यों के बारे में ये एक सूचनाओं की खान है। अर्थात अगर हम बात करें अकबर के शासनकाल एवं मुगल के शासनकालों के बारे में अगर हमें जानना है तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी खान है ये आईने अकबरी। यह भी ध्यान रखना होगा कि आईने अकबरी में जो नजरिए दिए गए हैं वो केंद्र के रूप में जो बड़े बड़े लोगों के नजरिए हैं। तो आईने अकबरी अबुल फजल के द्वारा संकलित अकबरनामा की तीसरी जिल्द है, जिसपे विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई है। अकबर और मुगल साम्राज्य के जानने के बारे में ये एक खान का स्रोत। अब यहाँ पे बारी आती है अकबर, ये जो आईने अकबरी है इसके जो 5 भाग हैं इसकी विशेषताओं के बारे में। आईने अकबरी के बेसिकली 5 भाग हैं, जिसमें से हम पढ़ेंगे 3, पहले जो 3 भाग हैं जो कि प्रशासन की जानकारी देते हैं इसके बारे में। तो पहला भाग है मंजिल आबादी। मंजिल आबादी यानी कि आप ऐसे याद रख लो, जो ऊंचे तबके के लोग हैं यानी कि राजा वगैरह, तो इसमें शाही घर परिवार और उसके रख रखाव की बात की जाती है। मंजिल यानी कि टॉप पे क्या होगा, राजा की बात होगी, तो सिंपल ही बात है, राजा के घर और उनके घर के रख रखाव की बात। फिर उनके नीचे क्या आते हैं, राजा के नीचे अभिजात यानी कि सिपाही वर्ग आते हैं। तो सिपहे आबादी अर्थात सैनिक व नागरिक प्रशासन व नौकरों की व्यवस्था, शाही अफसर, मनसबदार, विद्वान,
कवि, कलाकार, इन सभीयों की जो संक्षिप्त विवरण है वो इस सिपही आबादी में देखने को मिलता है। तीसरा आता है यहाँ पे मुल्क आबादी, अर्थात मुल्क के बारे में, साम्राज्य व प्रांतों के वित्तीय पहलू तथा राजस्व के दरों के आंकड़ों की विस्तृत जानकारी, सूबों और उनके तमाम प्रशासनिक व वित्तीय इकाइयों, सरकार, परगना, महल के भौगोलिक संकलित आखिरी रेखा चित्र का शामिल होना। अभी जो मुल्क आबादी है, इसी खंड में हर प्रांत और उसकी अलग अलग इकाइयों की कुल मापी गई जमीन और निर्धारित किया गया राजस्व सम्मिलित। अर्थात देखो, आईने एकवरी को मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया है। उन 5 भागों में से 3 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे पहला है मंजिल आबादी। सबसे पहला है मंजिल आबादी, जिसमें शाही परिवार के घर, उनके रखरखाव की जानकारी दी गई है। दूसरा है सिपह आबादी, जिसमें सैनिक, प्रशासन, संगठन, अफसर, कवि, इनकी जानकारी दी गई है। तीसरा है मुल्क आबादी, जिसमें जनता के राजा के साथ में संबंध कैसे थे और जो राजस्व प्राप्त करने संबंधी नीतियां थी, किस तरीके से राजस्व प्राप्त किया जाता था, ये सारी चीजें आईने एकवरी के इस तीसरे भाग में दी गई। तो आईने एकवरी के संबंध में जो 3 भाग हैं, इनकी क्या क्या विशेषताएं ये आपको समझ में आए। तो आईने एकवरी के ये तो हो गए भाग। अब इन भाग के अलावा ये तो हो गए ऊंचे गलियारे, यानी कि जो ऊंचे लोग हैं उनकी स्थिति के बारे में। लेकिन आईने एकवरी सूबे स्तर की भी जानकारी देते हैं, अर्थात जो छोटे सरकार सूबे स्तर की विस्तृत जानकारी देने के बाद आइन ए अकबरी हमें सूबे से नीचे, अर्थात बड़े लोगों की जानकारी देने के बाद हमारे नीचे लोगों की जो सरकारें हैं उनके बारे में बताता है। फॉर एग्जाम्पल, बेसिकली जो निचली सरकारें होती हैं, जैसे कि निचली सरकार में क्या होगा, जाति पंचायत या छोटे मोटे जो ग्रामीण पंचायत होते हैं, इसके बारे में होता है। तो इस संबंध में जो सूचनाएं थी वो तालिकाबद्ध तरीके से दी गई, यानी कि 1 से लेकर 8 तक के बीच में दी गई हैं, जहां पर तालिका में 8 खाने हैं जो हमें कई सूचनाएं देते हैं। अर्थात ये तो हमने जो आईने एकवरी के 5 भाग देखे, ये क्या बताते हैं, सूबे स्तर, अर्थात राजाओं के संबंध में बताते हैं, उनके सैनिक और जनता के संबंध। अब यहाँ पे जो आईने एकवरी का ये दूसरा भाग है, ये दूसरा भाग 8 तरीके से हमें सूबे स्तर के नीचे की जानकारी, जिसमें सबसे पहला आता है परगना स्तर और दूसरा आता है किला स्तर। तीसरा है अराजी और जमीन ए पायमुद, अर्थात मापे गए इलाके की जानकारी। चौथा है नकदी, यानी कि नकद निर्धारित राजस्व क्या था इसके बारे में। सुयूरगल, अर्थात दान में दिए गए राजस्व का अनुदान के बारे में। और फिर जमींदार के खाने के बारे में, यानी कि जमींदार की एक तरीके से हैसियत के बारे में। और सातवां आठवां है जमींदारों की जातियां, उनके घुड़सवार, पैदल सिपाही और फौज की जानकारी के बारे में। अर्थात क्या देखा हमने, आईने एकवरी सबसे पहले सूबे के बारे में, ये जो इसके जो 5 भाग हैं, इसके बारे में जो 3 भाग की चर्चा करते हैं। उसके बाद ये हमें कुछ 8 तरीके से जो अन्य सरकार है, निचली सरकार है, उसके बारे में जानकारी देती है। ठीक है, उसके बाद अबुल फजल की आईने एकवरी की कुछ विशेषताएं हैं हमारे सामने, जैसे कि ये किताब आधिकारिक तौर पर कोई एक दस्तावेज की नकल नहीं, बल्कि एक पढ़िए, क्योंकि देखो आईने एकवरी क्या है, अकबरनामा के तीसरे जिल्द, यानी कि अनुवादिक तौर पर तीसरा भाग है। हालांकि ये हम मान सकते हैं कि नकल है, लेकिन ये नकल से बढ़ के थी। कैसे, बेसिकली पांडुलिपि को अबुल फजल के द्वारा 5 बार संशोधित किया गया। अगर आपसे पूछे आईने एकवरी की विशेषताएं, तो इसके आप विषयों के बारे में, मुगल साम्राज्य की जानकारी देता है उसके बारे में लिखोगे। फिर कहोगे, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि आईने एकवरी आधिकारिक दस्तावेज की महज एक नकल नहीं है, उससे बढ़ के, तो लिखेंगे 5 बार इसे संशोधित किया गया है। साथ ही साथ जो अबुल फजल थे, इन्होंने प्रामाणिकता की खोज की, अर्थात ये कोई भी आंकड़े को लिखने से पहले उसकी पूरी जानकारी कर लेते, अर्थात जो भी इन्हें मौखिक बयान मिलता था, उस मौखिक बयान को अन्य स्रोतों के साथ उसकी असलियत, उसकी सच्चाई जब जान लेते थे, तभी इसके बारे में लिखा करते। सांख्यिकी वाले आंकड़े, यानी कि संख्या वाले जो आंकड़े, उनको संख्या के साथ में, शब्दों के साथ में भी लिखा गया, ताकि अगर अनुवाद बाद में किया जाए, तो अगर किसी को संख्या समझ में नहीं आती है, तो अंकों को समझ लेगा और इजीली तरीके से अनुवाद कर पाएगा। तो आईने एकवरी जो दस्तावेज है, उनकी मात्र एक नकल नहीं है, इस संबंध में आप इसे समझाओगे। अब आईने एकवरी की ये तो विशेषताएं होंगी, लेकिन कुछ इसकी कमियां रही हैं। कैसी कमियां, तो कई बार जब इसे संशोधित किया जा रहा था, चाहे वो अबुल फजल हो या फिर साथी हो, तो इन्होंने कई बार जोड़ में गलतियां की हैं, यानी कि इन्होंने जोड़ने में कई बार गलती कर, जब इन नकल उतारी गई है, तो अबुल फजल के जो सहयोगी हैं, हालांकि अबुल फजल ने अगर कोई यहाँ पे गलती नहीं की, चलो मान सकते हैं, लेकिन उनके जो सहयोगी हैं,
उन्होंने कुछ ना कुछ गलती इसमें जरूर कर रखी है। यहाँ पे जो आंकड़े मिले हैं उसमें विषमताएं हैं। कैसी विषमताएं हैं? सूबे, हमें जो सूबे से आंकड़े मिले वो एक जैसे नहीं है। कैसे? अगर हम कई सूबों की बात करें तो हमें वहां से जमींदार जो हैं इनकी विस्तृत सूचनाएं तो मिलती हैं, लेकिन बंगाल और उड़ीसा यहाँ पे जमींदारों की सूचनाओं के बारे में कोई भी बात नहीं की गई है। साथ ही साथ जहाँ पे सूबे के लिए राजकोष जो आंकड़े हैं इसकी बात की गई है, वहीं जो अन्य इलाके हैं वहाँ पे इलाकों से कीमत, मजदूर, ऐसे जो महत्वपूर्ण मापदंड है इनके बारे में बात नहीं की गई है। तो अबुल फजल की आईनी अकबरी के बारे में ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अबुल फजल की आईनी अकबरी की क्या क्या विशेषताएं हैं, पहले अबुल फजल के द्वारा कब संकलित की गई है, अकबरनामा की तीसरी जिल्द है, कौन कौन से विषय पर चर्चा की गई है। साथ ही साथ अकबरनामा की जो तीसरी जिल्द है अबुल फजल, सॉरी आईनी अकबरी अबुल फजल के द्वारा जो संकलित की गई है, इसके 5 भागों की क्या क्या विशेषताएं हैं, जिसमें सबसे पहले मंजिली आबादी था, दूसरा सिपही आबादी था और तीसरा मुल्की आबादी था। ये 5 स्तर सूबे स्तर की जानकारी देते हैं। सूबे स्तर के नीचे के जो सरकार की जानकारी है वो हमें 8 स्तर पे मिलती है, जो कि इस तरीके से देखने को मिली। और फिर हमने देखा कि अबुल फजल की आईन अकबरी की किताब ये केवल एक महज मात्र नकल नहीं, कहीं उससे बढ़कर है, लेकिन कहीं पर इसकी कमियां भी लिखी जाती है। इस तरीके से हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, इस तरह से आज का हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक था क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 किसान जमींदार एवं राज, इसे हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने जो विषय थे जो कि वीडियो के स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किए थे उन सभी को बहुत अच्छी तरीके से हमने समझ लिया है। बस आपसे एक ही चीज कहना चाहूंगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, जो मैंने आपको समझाया है ये आपको पूरा अच्छे तरीके से समझ में आया हो, बस आपको करना क्या है, जितना हो सके उतना इस वीडियो को लाइक करो, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, क्योंकि अगर लाइक किया है तो हमें समझ में आ जाता है कि हाँ आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको चैप्टर समझ में आया है। अगर वाकई में अच्छा लगा हो तो फीडबैक जरूर देना कमेंट बॉक्स में, और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए। बहुत कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर था, लेकिन बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। आशा करता हूँ आपको समझ में भी आ गया। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट में फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें और अपना चैनल मतलब कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, पढ़ते रहें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।